तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, एकदम मजे में होंगे। तो बच्चे, कल जो है वो आप लोगों का बायो का एग्जाम है, दैट इज सीबीएसई बोर्ड का कल एग्जाम है। तो उसी के लिए जो है मैं आज वाला सेशन लेके आई हूँ। तो आज वाला सेशन जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जो है वो मैं जितने भी क्लास 12 के एनसीईआरटी के डायग्राम है उसका आपको एक जस्ट माइंड मैप प्रोवाइड कर देती हूँ, ताकि आपका अगर कल आपको एक भी डायग्राम बनाने को आ जाए तो आप एकदम फटाफट से बना लो एंड इजीली बना लो। एंड जितने भी डायग्राम मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो आप जो है वो उसको स्किप मत करना एंड इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना जैसे जैसे मैं समझाती जा रही हूँ। डायग्राम बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, ये पीडीएफ भी ज्यादा पेजेस की नहीं है। आप अगर ज्यादा से ज्यादा लोगे तो ये 45 मिनट्स में ही आपकी ओवर हो जाएगा ये वाला लेक्चर। लेकिन हाँ, ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहले जो है हम बात करते हैं दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो है उसकी जो स्टार्टिंग होती है उसमें ये वाला डायग्राम मेंशन है। एंड ये वाले डायग्राम से आपको पीवाईक्यू भी बन चुका है। इस वाले में क्या करना होता है, देखो आपको ये पता है कि ये जो है वो आपका एक तरीके का जो भी फ्लावर होता है उसका मेल वाला पार्ट जो है वो है कहीं ना कहीं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का ही पार्ट है। तो ये क्या है, एक माइक्रोस्पोरेंजिया है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो इन्होंने पार्ट डिफाइन करे हैं इन लोगों ने यहाँ पे यूज करके, वो आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या मेंशन करा है, सबसे पहले मेंशन करा है इन लोगों ने यहाँ पे दैट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ये जो बीच में जो जोड़ रहा है वो कहीं ना कहीं कौन सा टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू। एंड देखो, जो सबसे बाहर वाला लेयर होगा उसे एपिडर्मिस कह देते हैं, उससे जस्ट अंदर वाला लेयर होगा उससे एंडोथीशियम कह देंगे। एंड फिर जो सबसे अंदर वाला लेयर होगा उसको स्पोरोजियस टिश्यू कह देंगे। एंड फिर जो इसके अंदर यानी जो सबसे अंदर होगा वहां पे जस्ट इसके बीच में दैट इज एंडोथीशियम और एपिडर्मिस के जस्ट बीच में जो होगा वो टेपिटम होगा। टेपिटम आपने पढ़ा होगा कि क्या प्रोवाइड करता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जो भी आपका माइक्रोस्पोर ग्रो हो रहे हैं उसको। और देखो यहाँ पे जो टेपिटम है, टेपिटम के जस्ट बाहर जो है वो एक क्या आ जाएगी, आपकी मिडल लेयर आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। अगर आपको ये डायग्राम थोड़ा सा टफ लग रहा है, वैसे तो ये पहला वाला डायग्राम जो है वो बेस्ट केस है। लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि अगर आपको थोड़ा सा टफ लग रहा है तो आप दूसरे डायग्राम के ऊपर भी स्विच कर सकते हो। दूसरा डायग्राम जो है वो थोड़ा सा इससे इजी है। तो इसमें देखो तो सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी हो जाएगी, एपिडर्मिस वाली। फिर उसके अंदर वाली लेयर कौन सी हो जाती है, एंडोथीशियम वाली। फिर उससे अंदर वाली लेयर अगेन मिडल लेयर। फिर उसके बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल का भी काम क्या है, ये भी कहीं ना कहीं क्या प्रोवाइड करेगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। एंड साथ में जो है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल को मतलब सराउंड करने वाले जो है वो कौन है, टेपिटम है। फिर इसके साथ अगर मैं और आगे बढ़ूं एंड आपको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि जो नेक्स्ट डायग्राम है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस ये डायग्राम आपके एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, पॉलन ग्रेन्स है। ठीक है, अब जो है ये कहीं ना कहीं जो पहला डायग्राम हमने देखा वो कौन सा था, वो था ट्रांसफर सेक्शन ऑफ यंग एंथर का। एंड जो दूसरा डायग्राम था वो एनलार्ज व्यू था किसका, माइक्रोस्पोरेंजियम का। एंड थर्ड डायग्राम जो है बच्चों कौन सा है, अमेच्योर डायसेंट एंथर है। ये मेनली जो डायग्राम है वो एंथर का है। जब एंथर अपना, ये एक्चुअली वो वाला डायग्राम है जब एंथर जो होता है वो फट करके बाहर निकल करके जो अपना रिलीज करता है, दैट इज जो भी पोलन ग्रेन्स उसके पास प्रेजेंट होती है वो जब वो रिलीज कर रहा होता है, बिल्कुल वही वाला डायग्राम जो है वो इन लोगों ने मेंशन करा है। एंड आप जगह जगह पे देखोगे कि इसकी ओपनिंग हो रखी है। फिर बच्चे अगर हम नेक्स्ट डायग्राम की तरफ मूव करते हैं तो ये ऑब्जर्व करेंगे, दैट इज यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला डायग्राम है ये भी अगेन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि आपको चार फिगर है एंड ये बच्चे चारों के चारों फिगर जो है वो आपके हैं फीमेल वाले पार्ट से रिलेटेड। तो जब बच्चे ये फीमेल वाले पार्ट से रिलेटेड है तो आप इसको कैसे याद करोगे, तो देखो इसको याद करना भी आपके लिए इजी है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि देखो इससे भी पीवाईक्यू आ चुके हैं। सबसे पहले ये जानो कि जो पहला वाला डायग्राम है वो किसका है, हिबिस्कस है, जो कि शो कर रहा है किसको, पिस्टल को। अब आपको पता है कि आपने मेनली प्रैक्टिकल भी करा होगा इस हिबिस्कस वाले का। तो जो सबसे टॉप वाला पार्ट होता है उसको हम क्या कह रहे थे बच्चे, स्टिग्मा कह देंगे। क्योंकि यहाँ से ये जो स्टार्टिंग जो ऊपर टॉप वाला पार्ट होता है वो स्टिकी होता है एंड पोलन ग्रेन्स को अटैच करेगा, तो दैट साइट इज कॉल्ड स्टिग्मा। फिर इसके बाद जो होती है एक लंबी सी ट्यूब, दैट इज योर स्टाइल। एंड जो सबसे नीचे है वो क्या हो जाएगा, आपका ओवेरी। एंड ओवेरी जो है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, थैलमस। आपने एनसीईआरटी की लाइन में पढ़ा होगा कि थैलमस वो वाला पार्ट होता है, ओवरी को छोड़ करके जितना भी पार्ट जो नीचे वाला प्रेजेंट होता है वो सारा का सारा किसके अंदर आएगा, थैलमस के अंदर। एंड ये चीज आपने कहीं ना कहीं मॉर्फोलॉजी जो था वहां पे पढ़ा होगा। फिर इसके साथ में अगर दूसरे डायग्राम की तरफ मूव करूं तो दैट इज और बी वाला डायग्राम, दैट इज मल्टी कार्पिलरी। इससे तो पीवाईक्यू आपका जरूर जरूर बन चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या मेंशन करा है कि इसका पीवाईक्यू पहले आ चुका है। एंड अगर इसका पीवाईक्यू आ चुका है तो पहले ध्यान रखो कि अगर आपका जो पेपावर होता है, पेपावर जो होता है वो मल्टी कार्पिलरी होगा। अब आप इसको याद कैसे रखोगे कि पेपावर में क्या है, बहुत सारे मल्टीपल कार्पल है, दैट्स व्हाई इट इज मल्टी कार्पिलरी। एंड
इसमें भी आप ऑब्जर्व करोगे तो इसके अंदर भी जो है वो आपको बहुत सारे कार्पल जो है वो ईज़िली दिख रहे होंगे, विज़िबल हो रहे होंगे। तो आप इस तरीके से भी जो है यहाँ पे देखो यहाँ पे कितने सारे कार्पल है और ये सिनकार्पस का मतलब क्या हो गया कि सारे के सारे क्या है इकट्ठा है। ये नहीं है कि एपोकार्पस देखो ए फॉर एपोकार्पस, ए फॉर अलग-अलग। सिनकार्पस मतलब क्या होता है सब चीज़ साइमल्टेनियसली यानी सब चीज़ इकट्ठा है एंड जिसमें बहुत सारे कार्पल है। तो इसलिए हम इसे क्या कह देंगे मल्टी कार्पिलरी कह देंगे। तो सी वाला पार्ट है वो कहीं न कहीं आपको डिनोट करता है कि दैट इट इज़ मल्टी कार्पिलरी विद एपोकार्पस। तो देखो इसमें भी कार्पल बहुत सारे आपको कहीं न कहीं विज़िबल होंगे कि हर जगह आप देखोगे तो यहाँ पे हर तरीके के कार्पल जो है वो आपको विज़िबल होंगे। तो मल्टीपल तो ये हुआ, नो डाउट ये तो मल्टीपल तो होगा ही होगा। लेकिन अगर मैं ये बता दूँ कि मल्टीपल होने के साथ-साथ आप अगर ऑब्ज़र्व करोगे तो हर एक जो इसका नोड है यानी हर एक जो इसका ऊपर वाला पार्ट है वो सारे के सारे अलग-अलग है। तो इसलिए एग्ज़ाम्पल किसका चला जाता है एपोकार्पस का चला जाएगा। ये जो एपोकार्पस वाला है वो एपोकार्पस का भी आपको एग्ज़ाम्पल ज़रूर से याद होना चाहिए दैट इज़ योर माइसीलिया। तो माइसीलिया जो है वो कहीं न कहीं जो है वो आप इसका एग्ज़ाम्पल याद कर सकते हो। फिर जो अगला डायग्राम है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ओव्यूल के बारे में कुछ भी लिखने को आ जाए तो आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे ऐड करके ये डायग्राम बना के आना तो आपको मार्क्स जो होंगे फुल मिलेंगे। दैट इज़ आपका एक हाइलम है, फिर फ्यूनिकल है। देखो फ्यूनिकल इज़ योर पाइप लाइक स्ट्रक्चर। अब इन सब की डिफाइन जो है वो बच्चे आपको आनी चाहिए जो कि एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से मेंशन है। माइक्रोपाइल एंड जो होता है वो किसके लिए होता था रेस्पिरेशन के लिए एंड साथ में ये एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे आपका हाइलम जो होता है वो कहीं न कहीं जहाँ पे आपका हाइलम जो होता है वो मेनली एब्सेंट होता है, तो वो माइक्रोपाइल वाला पार्ट हो गया। ये माइक्रोपाइलर पोल है, इसके जस्ट माइक्रोपाइलर पोल के जस्ट अपोजिट क्या आपका चलाजल पोल है। अब देखो इस वाले स्ट्रक्चर को आप ऑब्जर्व करोगे तो बाहर वाला आउटर इंटेगुमेंट, अंदर वाला इनर इंटेगुमेंट और उससे अंदर वाला न्यूसेलस हो जाएगा एंड सबसे अंदर वाला क्या हो जाएगा एम्ब्रियोसाइट। तो आप अगर इस पीडीएफ को ऑब्जर्व करोगे तो आपका जितना भी फियर है डायग्राम से रिलेटेड बायो के अंदर तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। फिर इसके आगे अगर मैं बोलूँ तो आपका जो ये वाला फ्लावर दैट इज़ अब ये जो फ्लावर है वो कहीं न कहीं क्या नाम है इस फ्लावर का दैट इज़ जो पहला वाला यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है दैट इज़ इस वाले का तो नाम इन्होंने नीचे मेंशन नहीं करा है लेकिन आपको पता होगा कि वोइला आपने पढ़ा होगा, ऑक्ज़ैलिस पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा ना कि 2 तरीके के फ्लावर होते हैं, एक होता है चेस्मोगैमस, एक होता है क्लिस्टोगैमस। चेस्मो से पता लग रहा है कि एकदम फैला हुआ है तो ये देखो इसका इसके पेटल सारे फैले हुए हैं। लेकिन अगर क्लिस्टो की बात करूँ तो क्लिस्टो में क्या है कि एक क्रिस्टल टाइप सा बना हुआ है एक क्रिस्टल टाइप सा बना हुआ है तो इसके सारे के सारे जो फूल के वो होंगे, फूल के जितने भी पेटल्स वगैरह होंगे सारे के सारे क्या होने वाले हैं क्लोज़ होने वाले हैं। इसके बाद बच्चे ए और बी डायग्राम आप लोगों के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ सी वाला डायग्राम है जिसमें ये आप जो पूरा एक फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है उन्होंने मेंशन करा है कि सबसे बाहर पॉलन ट्यूब फिर उसके अंदर बच्चे क्या हो जाएगा आपका अब देखो यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये अभी हम डिटेल में आगे चल कर के मैं फिर आपको बताऊँगी। देन यू विल केम टू नो कि क्या होगा यहाँ पे बहुत छोटा दे रखा है तो वो चीज़ मैं आपको कहीं न कहीं वहाँ पे बता रही होंगी। इसमें फिर पोलर न्यूक्लियर आ जाएगा, एक्सेल आ जाएगा एंड सिनर्जिड भी आ जाएगा। ये जो है वो बच्चा आपका क्या लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द फ्लावर शोइंग द ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब। ये कहीं न कहीं ये शो कर रहा है कि देखो अब कोई-कोई सी पॉलन ट्यूब जो है वो एकदम छोटी-छोटी सी है ना, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो कोई-कोई सी पॉलन ट्यूब सिर्फ़ इतनी-इतनी सी है, लेकिन कोई-कोई सी पॉलन ट्यूब जो एक पॉलन ट्यूब है वही जो है वो आपका मेल एक्सिस से पास हो रही है। तो आप इस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पे मतलब आप इस तरीके से सिंपली ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पे एक पॉलन ट्यूब ही जो होती है वो कहीं न कहीं आपके ओवेरी तक पास होगी, बाकी पॉलन ट्यूब जस्ट बाहर प्रेज़ेंट हो या फिर ना भी प्रेज़ेंट हो, बट कंडीशन इज़ दैट कि आपकी एक पॉलन ट्यूब जो होगी वो बाहर होगी एंड इसके साथ ये जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं, वो आप एक बार रिवाइज़ कर लेना। अब ये देखो ये वाला जो डायग्राम है दैट इज़ आपका डी डायग्राम जो है वो कहीं न कहीं क्या है लार्ज व्यू है ऑफ एन एग एपेटा शोइंग एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इंटो द सिनर्जिड यानी कि ये वाला जो डायग्राम है वो कहीं न कहीं क्या शो कर रहा है आपका एंट्री किसके अंदर सिनर्जिड के अंदर। तो इसमें तो हम ये देख रहे होंगे कि हाँ, एंट्री तो हो रही है किसके अंदर सिनर्जिड के अंदर। तो यहाँ पे ऑब्ज़र्व करेंगे कि यहाँ पे जो मतलब कोई-सी भी चीज़ एंटर कर रही है, यहाँ पे आपका मेल गैमीट है, वो एंटर कर रहा है। फिर इन्होंने बोला वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है उसके थ्रू एंटर कर रहा है एंड यहाँ पे प्लाज़्मा मेम्ब्रेन सिनर्जिड अगर आपको ये वाला स्ट्रक्चर याद नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम इसका जब पूरा स्ट्रक्चर देख रहे होंगे तब आपको जो है वो और अच्छे से क्लियर होगा एंड इसमें ये दिखा रखा है कि किस तरीके से आपका पॉलन ग्रेन्स जो है, जो कि आपका जो मेनली जो स्टाइल वाला पार्ट था वहाँ से जो ऊपर से वो ट्रैवल करके आया है, वहाँ से जब पॉलन ग्रेन्स ऊपर से आ रहा है एंड इधर से जो है वो आपका ओवम प्रेज़ेंट है, तो ये दोनों जो होते हैं वो आपस में जब कंबाइन होंगे तो किस तरीके से कंबाइन होंगे, किस तरीके से आपको यहाँ पे मेनली जो-जो चीज़ है वो कहीं न कहीं ब्रेक डाउन होगा एंड आफ्टर दैट वो चीज़ क्या हो जाएगी बाहर की तरफ रिलीज़ हो जाएगी। फिर इसके साथ अगर मैं और आगे बढ़ती हूँ तो आप यहाँ पे ऑब्ज़र्व करोगे ये वाले डायग्राम भी आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है एंड ये वाले डायग्राम तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दैट इज़ ये जो है बच्चे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये फर्टिलाइज़ क्या है आपका एम्ब्रियो सैक है। अब एम्ब्रियो सैक में क्या होता है कि आपका एक होता है बीच वाला सेंटर वाला प्राइमरी एंडोस्पर्म्स न्यूक्लियस एंड दूसरा जो होता है वो कहीं न कहीं अब देखो
जो सेंटर में प्रेज़ेंट है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूसेलस है, इसकी प्लॉइडी जो होती है वो 3N होती है एंड जो प्राइमरी एंडोस्पर्म्स न्यूसेलस को कंटेन करने वाला है यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूसेलस के अलावा जितनी भी चीज़ें वो सारे के सारे पार्ट किसकी बन जाती है आपकी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के। फिर अगर मैं इससे और ऊपर बढ़ूँ तो आप यहाँ पे डायग्राम में ऑब्जर्व करोगे कि सबसे ऊपर जो है कहीं न कहीं क्या आपका डीजेनरेटिंग सिनर्जिड है। डीजेनरेटिंग क्यों है? क्योंकि बाद में जाकर के आपका सिर्फ़ ये जो बीच वाला एग है वो एंड जितने भी आपके जो मतलब जो बाकी का स्ट्रक्चर है वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्योंकि हमारा मेन मोटो ही क्या था कि एग जो एग सेल है उसको और साथ में जो मेल गैमीट है उन दोनों को मिलवाना था। तो बाकी जितनी भी चीज़ें वो क्या हो जाएगी डिजेनरेट हो जाएगी इसलिए मैंने यहाँ पे डिजेनरेटिंग सिनर्जिड लिखा है एंड एक साइड जो है वो डिजेनरेटिंग एंटीपोडल सेल लिखा है। अब जो है वो बच्चे अब जो बी वाला डायग्राम है दैट इज़ आपका जो है अब इसे थोड़ा-सा और डिटेल में देख लेते हैं कि किस तरीके से आपका जो एक छोटा-सा एम्ब्रियो जो उसकी सेंटर में मतलब जो आपका मेनली एम्ब्रियो है वो मतलब आगे चल कर के क्या ग्रो होगा। अब आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर भी तो ऐसा ही होता है कि पहले एम्ब्रियो होगा, एम्ब्रियो से बच्चे क्या होगा, फिर ज़ायगोट होगा एंड ज़ायगोट से फर्दरली मॉड्यूला और ये सारे प्रोसेसेस जो कि हम पढ़ चुके हैं। लेकिन प्लांट के केस में ये ज़ायगोट होता है, ज़ायगोट होने के बाद पहले 1 सेल होगा, 1 सेल के बाद 2 सेल होगा, 2 सेल के बाद फिर ये जो होगा धीरे-धीरे एम्ब्रियो बनेगा। अब ये डिफरेंस है प्लांट के अंदर कि इनके जो एम्ब्रियो होते हैं उनकी अलग-अलग वैरायटी होती है दैट इज़ हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो एंड जो है वो कहीं न कहीं ग्लोब्यूलर शेप्ड एम्ब्रियो तो अलग-अलग टाइप के शेप्स होंगे। एंड आपको जो है वो थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो है एंड जो आपका मैच्योर वाला एम्ब्रियो है, दोनों के अंदर एक पार्ट जो है वो कॉमन है दैट इज़ सस्पेंसर सेल एंड जो आपका मैच्योर वाला है उसमें आपका रेडिकल भी आने लगेगा और साथ में जो है वो नीचे की तरफ टेल की तरह स्ट्रक्चर जो प्रेज़ेंट है दैट इज़ योर कोटिलेडॉन वो क्या है आपका कोटिलेडॉन एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कोटिलेडॉन? कोटिलेडॉन का सिंपल फंक्शन है कि किसी भी चीज़ को क्या प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। अब ये वाला डायग्राम भी अगेन इम्पोर्टेंट है, इसके जितने भी स्ट्रक्चर है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखो तो ये वाला पहला वाला जो डायग्राम है वो कहीं न कहीं किस चीज़ का डायग्राम है दैट इज़ योर पहला वाला डायग्राम जो है वो आपका शायद एपिकोटिलेडॉन मतलब ये एपिकोटिलेडॉन का है एंड एक तो जो है बच्चे वो कहीं न कहीं आपका जो है वो मोनोकोटिलेडॉन वाला है ये वाला डायग्राम एंड जो सबसे ऊपर वाला है वो कौन-सा है डाइकोटिलेडॉन। अब मेरे को कैसे पता लगा कि ये डाइकोटिलेडॉन है? कंडीशन जो है वो आपकी बिल्कुल सिंपल है, बहुत ईज़ी है। कंडीशन ये कहती है कि अगर मैं इसमें देखूँ कि जब आपका 2 कोटिलेडॉन देखो कोटिलेडॉन जैसी चीज़ होती है वो आपके डाइकोट के अंदर प्रेज़ेंट होती है। मोनोकोट के अंदर ये या तो प्रेज़ेंट होगी तो बहुत ही थोड़े अमाउंट में प्रेज़ेंट होगी या फिर ये पूरी तरह क्या होती है एब्सेंट होती है। तो जब 2 कोटिलेडॉन था तो इससे पता लग गया मेरे को डाइकोट है। अब जो ये वाला स्ट्रक्चर है जहाँ से आपका मेनली स्टेम ग्रो करता है उसको हम क्या कह देते हैं प्लूम्यूल कह देते हैं। जहाँ से आपका रूट ग्रो करता है उसको हम क्या कह देते हैं रेडिकल कह देते हैं। एंड जो सबसे नीचे प्रेज़ेंट है वो क्या हो जाएगा आपका रूट कैप हो जाएगा। अब मैं इसके साथ और आगे बढ़ूँगी तो दैट इज़ योर हाइपोकोटाइल ये वाला जो मेन एक्सिस आप यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर रहे हो, जो देख रहे हो इस वाले को हम क्या कह देंगे दैट इज़ योर हाइपोकोटाइल जो है इसको हम वही कह देंगे। फिर इसके साथ और अगर आगे बढ़ूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे क्या प्रेज़ेंट है 2 कोटिलेडॉन प्रेज़ेंट है एंड साथ में जो है वो कहीं न कहीं एक माइक्रोफाइल भी प्रेज़ेंट है। फिर इसके साथ अगर मैं थोड़ा और अच्छे से आपको डिफाइन करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट दे रखा है इसमें भी ये एक तरीके का किसी भी उसका सीड है, ये नीचे भी आपको मेंशन होगा कि दैट इज़ जो ये है वो कहीं न कहीं स्ट्रक्चर है आपका सीड से रिलेटेड। तो जब ये सीड से रिलेटेड है तो इसमें क्या प्रेज़ेंट होगा सबसे बाहर हमेशा सीड कोट होता है। फिर देखो सबसे अंदर जो होगा वो आपका कोटिलेडॉन होगा एंड कोटिलेडॉन है तो सही, लेकिन कोटिलेडॉन को न्यूट्रिशन भी तो चाहिए, तो न्यूट्रिशन के लिए यहाँ पे क्या है आपका एंडोस्पर्म्स प्रेज़ेंट है। फिर इसके साथ अगर मैं थोड़ा-सा और आगे बढ़ूँ एंड आपको एक्सप्लेन करूँ कि सबसे नीचे वाला एक्सिस जो हमने यहाँ पे पढ़ा था दैट इज़ हाइपोकोटाइल, यहाँ पे भी देखा था हाइपोकोटाइल नीचे है एंड इस स्ट्रक्चर जो है इसमें भी हम देख रहे हैं कि आपका हाइपोकोटाइल कहाँ पे प्रेज़ेंट है, बॉटम में प्रेज़ेंट है। तो दैट इज़ योर हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है वो सबसे ऊपर जो मतलब जो ऊपर से ग्रोथ शो करेगा वो क्या हो जाएगा आपका शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड लास्ट में क्या हो जाएगा रूट टिप हो जाएगा। हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि एपिकल का मतलब क्या होता है, जो कि आपका मतलब जो ग्रोथ करता है वो कहीं न कहीं अबव द एक्सिस करता है या फिर अबव द सॉइल करता है। आप उस हिसाब से भी समझ सकते हो। फिर इसके बाद जो है वो अगेन अब अलग-अलग तरीके के इन्होंने सीड कोड दिखा रखे हैं। इसमें भी सबसे बाहर देखो सबसे बाहर हर जगह आपको सीड कोड दिख रहा है। फिर उसके अंदर कोटिलेडॉन दिख रहा है। कोटिलेडॉन को प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पे जो आपका मेनली जो एंडोस्पर्म्स है वो कहाँ पे प्रेज़ेंट है, एकदम बॉटम पे प्रेज़ेंट है एंड इसके साथ अगर मैं और देखूँ तो यहाँ पे क्या है आपका दैट इज़ योर शूट एपिकल मेरिस्टेम। यहाँ पे क्या चीज़ लिखी हुई है, शूट एपिकल मेरिस्टेम लिखी हुई है एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम से जस्ट नीचे क्या प्रेज़ेंट है आपका हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस प्रेज़ेंट है एंड फिर जो है वो रूट एक्सिस के यहाँ पे क्या निकला हुआ है, रूट टिप निकला हुआ है। फिर बच्चे मैं इसके साथ आगे मूव करती हूँ, ये वाला डायग्राम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो आपका मेज़ का है एंड मेज़ के स्ट्रक्चर में हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था, सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर दैट इज़ योर पेरिकार्प। पेरिकार्प के बाद आप
देखोगे स्कूप टेलम, स्कूप टेलम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्कूप टेलम को प्रोटेक्ट कौन करेगा? तो स्कूप टेलम को प्रोटेक्ट करने का के लिए कौन है? एंडोस्पर्म। तो आप ये अब आपको इतना तो पता चल गया होगा कि एंडोस्पर्म हर जगह प्रोटेक्शन करने का ही काम करेगा एंड जो स्कूप टेलम है, वो भी कहीं न कहीं आपका कहाँ पे प्रेज़ेंट होता है? मोनोकॉट में प्रेज़ेंट होता है। ये भी इसका कहीं न कहीं फीचर्स है। अब चलो मोनोकॉट में तो प्रेज़ेंट होगा, लेकिन स्कूप टेलम के अंदर भी आपके बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे दैट इज़ सबसे बाहर कॉलेप्टाइल, फिर उसके बाद प्लूम्यूल है, फिर उसके बाद बॉटम पे रेडिकल है, सबसे लास्ट में क्या आपका कोलेराइज़ है। इससे भी आपका पीवाईक्यू आ चुका है, तो इसको स्किप नहीं कर सकते। मेनली इसमें से पीवाईक्यू किससे रिलेटेड आया था? स्कूप टेलम से रिलेटेड आया था। फिर इसके साथ अगर मैं और आगे बढ़ती हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे, अगर मैं ये थोड़ा-सा मोनोकॉट का भी डायग्राम हम बता देते हैं। अभी मैंने आपको बोला कि स्कूप टेलम जैसा स्ट्रक्चर जो होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ किसके अंदर प्रेज़ेंट होता है? मोनोकॉट के अंदर प्रेज़ेंट होता है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। आप देख रहे होंगे कि ये जो है वो मोनोकॉट है एंड इसके अंदर प्रेज़ेंट है। अब देखो यहाँ पे एक होता है बच्चे आपका कोलेप्टाइल, एक होता है कोलेराइज़ा। तो आपको पता है कि कोलेराइज़ा में क्या आ रहा है? आर आ रहा है एंड कोलेप्टाइल में आपका ई आ रहा है, ठीक है? तो आपको ये भी पता है कि आर जो है वो कहीं न कहीं अल्फ़ाबेट में सबसे लास्ट में लाई करता है एंड जो चीज़ सबसे लास्ट में लाई करती है उसको हम नीचे लिख देंगे एंड जो चीज़ सबसे ऊपर लाई करती है यानी ई जो है वो पहले आता है तो ई को कहाँ पे लिख देंगे? ऊपर लिख देंगे। फिर जो आप कोलेप्टाइल है उसे थोड़ा-सा और आगे मूव करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या मेंशन है? शूट एपेक्स मेंशन है। शूट एपेक्स के बाद एक छोटा-सा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ एपिब्लास्ट। एपिब्लास्ट की डिफाइन जो है वो इवन एनसीईआरटी में भी मेंशन है कि एपिब्लास्ट जो है वो एक छोटा-सा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कहाँ पे प्रेज़ेंट होता है आपके मोनोकॉट के अंदर। फिर इसके बाद अब इन्होंने इतनी सारी बातें तो कर ली, अब इन्होंने कहा कि चलो एप्पल का भी डायसेक्शन कर देते हैं। तो जब बच्चे आप एप्पल का डायसेक्शन करोगे तो सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर जो होगा वो थैलेमस होगा, उसके अंदर वाला जो होगा आपका सीड होगा। फिर उसके बाद जो होता है वो एंडोकार्प एंड मेसोकार्प। अब इन्होंने जो सीड है उसका थोड़ा-सा और अच्छे से डिफाइन कर दिया कि अगर मैं सीड के थोड़ा-सा अंदर जाऊँ तो दैट इज़ योर एंडोकार्प और जो सीड के जो थोड़ा-सा बाहर आऊँ तो दैट इज़ योर मेसोकार्प। फिर इसके बाद जो है ये भी जो स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी में भी इन्होंने सिर्फ़ 2 स्ट्रक्चर लिखा है, एक थैलेमस है एंड एक एक्ने है। थैलेमस में हमेशा ध्यान रखना कि जितना भी चीज़ आपका मेनली जो ओवम है उससे मतलब जितना भी चीज़ जो है वो आपके ओवम के अलावा होता है, जितना भी चीज़ जो है अब आपके मतलब फ्लावरिंग प्लांट के अलावा होता है, ओव्यूल के अलावा होता है, वो सारी की सारी चीज़ जो है वो बच्चे आपकी किस में आ जाएगी? थैलेमस में आ जाएगी। तो अब हम बढ़ते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की तरफ। इसमें भी काफ़ी स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आपको ड्रॉ करना नहीं आता है तो आप एनसीईआरटी के डायग्राम को ट्राई करो एंड अगर ट्राई करोगे तो एब्सोल्यूटली आपसे डायग्राम बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये लेबलिंग करने के लिए मेनली जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, उस केस में आपको मेनली जो होता है वो डायग्राम बनाने नहीं लेबलिंग करने के लिए आता है। तो एक साइड मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? मेल वाले को लिखा है, मेल के पेल्विस रीजन को दिखाया है एंड दूसरी साइड किसको दिखाया है फीमेल के पेल्विस रीजन को। अब आपको पता है कि जो भी प्रोसेस होगा उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? यूरेटर में स्टार्टिंग होती है। फिर उसके बाद जो है वो कहाँ पे जाएगा? सेमिनल वेसिकल में। सेमिनल वेसिकल में हमने कल भी पढ़ा था कि जो सेमिनल वेसिकल है वो कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबल है जो भी आपका सेमिनल प्लाज़्मा आ रहा है उसमें फ्रुक्टोज़ और कैल्शियम लाइक जितने भी कंपाउंड है वो सारी चीज़ें ऐड करने का। फिर इसके बाद जो है वो आपका यूरिन जो है वो कहाँ पे ट्रैवल करेगा? यूरिनरी ब्लैडर में, फिर वास डिफरेंस में, फिर वास डिफरेंस देखो सबका काम वही है कि कहीं न कहीं जो भी आपका मतलब पीछे से बन के आ रहा है उसमें और कुछ-कुछ चीज़ें कर क्या कर देते हैं हम ऐड कर देते हैं। फिर उसके बाद जो होता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा पेनिस हो जाएगा, पेनिस के अंदर वाला स्ट्रक्चर दैट इज़ योर यूरेथ्रा। फिर इन्होंने बोला कि जो पेनिस हो जाता है वो आगे की तरफ से क्या होगा एकदम बोल्ड होगा एंड अगर ये आगे की तरफ से बोल्ड होगा तो इसे हम क्या कह देते हैं ग्लैंस पेनिस फोरस्किन भी कह देंगे। तो आप इस तरीके से जो है वो एटलीस्ट इसको तो समझ ही सकते हो। अब बच्चे मैं थोड़ा-सा और आगे मूव करूँगी एंड आपको जो है वो और आगे की चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन कर रही होंगी। तो अब जो है वो हम और आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि जो आपका यूट्रस है राइट? अब जो है वो फीमेल वाला भी देख लेते हैं। अब जब हमने मेल का इतना देख लिया तो अब फीमेल का भी तो देख लेते हैं। तो अब जो फीमेल वाला जो स्ट्रक्चर है वो भी आपको जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो इवन ये भी डिफाइन कर देता है। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे कि दैट इज़ अगर मैं इस वाले स्ट्रक्चर में देखूँ तो इस वाले में भी अगर आप देखोगे तो सबसे पहले इसका जो होगा वो कहीं न कहीं क्या होगा यहाँ से स्टार्टिंग है दैट इज़ योर यूट्रस। यूट्रस के बाद यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस जो होता है वो किसी भी चीज़ को कैरी करने में मदद करता है। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो मेनली क्या होता है यूरिन को स्टोरेज करने के लिए होता है। फिर इसके बाद आप देखोगे ये वाला सेक्शन जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है। प्यूबिक सिम्फाइसिस के आगे जो है वो यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा जो है वो यूरेथ्रा के आगे जो है वो आपका क्लाइटोरिस है। क्लाइटोरिस इज़ योर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो कि आपका प्रेज़ेंट रहता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। ये बात हमने कहाँ पे पढ़ी है? एनसीईआरटी में पढ़ी है। फिर इसके आगे अगर मैं मूव करती हूँ तो जो आपका सबसे बाद वाला पार्ट है लेबियम मेजोरा, उसके अंदर वाला पार्ट लेबियम माइनोरा एंड इन दोनों के जस्ट बीचों-बीच वाला पार्ट कौन-सा हो जाएगा? वेजाइनल ओरिफिस हो जाएगा। फिर इसके साथ अगर मैं बात करूँ तो ये जो है वो आपका एक जो सर्विक्स वाला स्ट्रक्चर है। सर्विक्स के मतलब सर्विक्स
सर्विक्स के नीचे जो है आपका रेक्टम है, रेक्टम के नीचे जो है वो आपका क्या हो जाएगा, वेजाइना है, एंड वेजाइना के नीचे बच्चे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एनस हो जाएगा। तो आप इस तरीके से करोगे तो आपको जो है वो कहीं न कहीं क्या हो जाएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर इसके साथ मैं मूव करती हूँ, तो यहाँ पे भी आपका बिल्कुल वही सेम स्ट्रक्चर है, बस जो यहाँ पे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने ऊपर पढ़ा था, उसमें भी बिल्कुल सेम नाम थे। बस उसमें एक चीज़ आपकी मिसिंग थी, दैट इज़ उन्होंने एपिडिडाइमिस, वासा, एफ्रेंशिया एंड इन सब चीज़ों की कोई भी डिफाइन नहीं दी थी। तो आप यहाँ पे समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको पता है कि जो आपका जो मेन स्ट्रक्चर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, आपके वास डिफरेंस से होता है। तो हमारा जो भी यूरेटर से कैरी होकर के आया, वो कहाँ पे पास हो गया, वास डिफरेंस। फिर वास डिफरेंस से बच्चे कहाँ पे पास हो गए, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस जो होता है वो हमेशा आपका जो भी ये स्पर्म्स का जो भी मतलब यहाँ पे टेस्टोस्टेरॉन बना हुआ है, तो ये टेस्टोस्टेरॉन के जस्ट बाहर का जो हिस्सा होता है, जस्ट बाहर, मैंने क्या कहा है, जस्ट बाहर का हिस्सा जो होता है उसे हम क्या कह देते हैं, एपिडिडाइमिस कह देते हैं। फिर इसके बाद अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दैट इज़ अगला वाला जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर जो है वो कौन-सा है, वासा एफरेंशिया। यानी कि जब हम अभी तक तो हम बाहर थे एपिडिडाइमस तक, लेकिन अब जो है वो हमें एकदम इज्जत के साथ अंदर घुसाया गया। अंदर घुसाया तो यहाँ पे क्या आपके पास प्रेजेंट होगा, दैट इज वासा फ्रेंचिया। वासा फ्रेंचिया के बाद क्या हो जाएगा, रीटी टेस्टिस। एंड ये जो होता है वो टेस्टिकुलर लोब्यूल हमने पढ़े थे कल भी, कि 250 जो होते हैं वो हमारे पास कंपार्टमेंट होते हैं। एंड उस 250 कंपार्टमेंट में क्या होता है, आपका अलग अलग तरीके का लोग मतलब लोब्यूल होता है। फिर इसके साथ अगर मैं मूव करूँ तो आपका आई थिंक मेल वाला तो क्लियर हो गया होगा। फीमेल वाले में भी कुछ-कुछ नए-नए पॉइंट जो इन लोगों ने मेंशन किए, एंड ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अगेन ईज़ी है। तो मैं जो है वो अपनी स्टोरी स्टार्ट करती हूँ कहाँ से, ओवरी से। ओवरी को यहाँ पे कैचअप करने वाला जो है वो कौन-सा हो जाएगा, इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम के आगे जो है वो कौन-सा हो जाएगा, इन्फंडिबुलम के आगे जो होता है जस्ट फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, दैट इज़ योर फिम्ब्रे। तो ये जो है वो फिम्ब्रे हो जाएगा। फिर इसके आगे मैं मूव करूँ, दैट इज़ ये जो है वो तो चलो फिम्ब्रे हो गया, लेकिन फिम्ब्रे के आगे अगर मूव करूँ तो आप वहाँ से भी ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे ओवरी है, ओवरी को लेने वाला फेमरे था, फेमरे के बाद फिर इन्फंडिबुलम, इन्फंडिबुलम एम्पुला, एम्पुला के बाद क्या हो जाएगा, बस इतना ही प्रोसेस जो है वो हम देख सकते हैं। फिर इसके आगे जो प्रोसेस होता है वो सारा का सारा प्रोसेस हम नहीं देख सकते। फिर उन्होंने बोला है कि किस तरीके से जो है वो हम इस चीज़ को सकते हैं। फिर उन्होंने बोला है कि दैट इज़ अगर मान लो कि जो दूसरा वाला केस है, यहाँ पे आपके ये वाले सारे पार्ट्स तो क्लियर हो गए। फिर इसके बाद जो है देखो, सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है वो कौन-सी हो जाएगी बच्चे, यहाँ पे पेरीमीडियम हो जाएगी। उसके अंदर वाली जो लेयर है, यानी देखो पेरीमीडियम सबसे बाहर वाली पड़ेको वाली लेयर, एंड साथ में जो है बच्चे आप यहाँ पे अगर थोड़ा-सा ध्यान से देख रहे होंगे तो पेरीमीडियम तो सबसे बाहर लाई कर रही है, एंड पेरीमीडियम के अंदर मतलब जो उसके थोड़ा-सा और अंदर जाऊँगी तो फिर मायोमीडियम है, मायोमीडियम से सबसे अंदर जाऊँगी तो एंडोमीडियम है। एंड अगर आपको याद हो तो पेरीमीडियम की जो भी लेयर होती है वो फिब्रस होती है, मायोमीडियम की बहुत ज़्यादा मस्कुलर होती है, एंड एंडोमीडियम जो होता है वो किस लिए होता है, आपका जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको कहीं न कहीं क्योर करने के लिए प्रेज़ेंट होता है। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है वो इन लोगों ने क्या मेंशन करा है, दैट इज़ योर यूट्राइन कैविटी। ये यूट्रस की मतलब जो यूट्रस है उसके अंदर जो बीच में स्पेस प्रेज़ेंट है, उसके अंदर एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर प्रेज़ेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं, यूट्राइन कैविटी जो होता है वो कह देते हैं। फिर इसके साथ अगर मैं थोड़ा-सा और आगे बढ़ूँ तो दैट इज़ योर यूट्राइन फंडस। फंडस जो होता है वो कहीं न कहीं आपका किस मतलब हम तो नॉर्मली कहते ही हैं कि जो आपका यूट्रस है वो कैसा शेप का है, इन्वर्टेड इन्वर्टेड पेयर शेप का है। तो ये बात जो है वो बिल्कुल सही मानी जाएगी किसके लिए, फंगस के लिए, एंड फंगस जो है वो लगता भी है। फिर इन्होंने बोला कि अगर हम थोड़ा-सा और आगे देखें तो फिर हम आगे यहाँ तक तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके साथ-साथ जो है वो यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड है। मेमोरी ग्लैंड का भी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें मेनली जो है वो आपके पीवाईक्यू आ चुके हैं एक सीक्वेंस में। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले मेमोरी लोब आएगा, जो कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी करा है कि मेमोरी लोब कहाँ पे है। फिर उसके बाद जो होगा वो बच्चे क्या आ रहा होगा, मेमोरी एल्वियोलस आ रहा होगा। मेमोरी लोब से हम डायरेक्टली कहाँ पे चलेंगे, मेमोरी एल्वियोलस पे। फिर उसके बाद हम जो होता है वो कहाँ पे चल रहे होंगे, मेमोरी डक्ट पे। फिर मेमोरी डक्ट से कहाँ पे जा रहे होंगे, एम्पुला में। तो एम्पुला जो होता है वो कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबल है किसी मतलब रिस्पॉन्सिबल था किसी भी उसके लिए, लेकिन आपको मतलब आप जो है वो यहाँ पे देखोगे तो फिर एम्पुला, एम्पुला के बाद फिर क्या देखने को मिलेगा बच्चे, यहाँ पे लेक्टिफेरस डक्ट देखने को मिलेगा। जब आपको यहाँ पे लेक्टिफेरस डक्ट देखने को मिलेगा, फिर जो जो भी आपका बेबी था वो कहीं न कहीं क्या कर लेगा, इसे सक आउट कर लेगा। ये एनसीईआरटी की लाइन है। फिर जो सबसे आगे वाला स्ट्रक्चर उसे निपल कह देते हैं, एंड जो पीछे वाला स्ट्रक्चर है उसको एरियोला कह देते हैं। इसमें एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, एंड इससे पीवाईक्यू बन चुका है कि देखो, अगर मैं बैक साइड पे देखूँ ये मेमोरी ग्लैंड के अंदर, तो ये चीज़ तो एटलीस्ट ऑब्जर्व कर रही होंगी कि जो आपका रिब है ना? जो आपका क्या है यहाँ पे मेंशन जो है वो कहीं न कहीं आपका क्या चीज़ मेंशन है, दैट इज़ रिब। तो रिब केज जो है वो आपको पता है कि जो पीछे की तरफ से होगा वो कहीं न कहीं क्या होने वाला है, आपका अलग-अलग जो है वो वहाँ पे जो होता है वो अलग-अलग स्ट्रक्चर के हिसाब से जो होता है वो बॉन्ड प्रेज़ेंट होगा। तो आपने देखा कि नॉर्मली जो मेमोरी ग्लैंड होता है वो कहीं न कहीं पीछे से उसको सपोर्ट देने के लिए कौन क्या चीज़ प्रेज़ेंट होती है, आपकी रिब केज जो है वो कहीं न कहीं क्या हो जाएगी, प्रेज़ेंट होगी। तो ये हो गया आपका रिब, रिब के अंदर क्या मसल्स प्रेज़ेंट है, वो भी किसके बीच में, इस रिब्स के बीच में। फिर इसके बाद जो है वो रिब्स के आगे जो है वो आपका क्या पेक्टोरलिस मेजर मसल है।
पेक्टोरियलिस का तो नाम भी याद रखें कि ये जो पेक्टोरियलिस है वो कहाँ पे प्रेज़ेंट है, तो आप इस हिसाब से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नहीं है, अगर आपसे कोई भी आ जाए तो सॉल्व कर सकते हो। फिर इसके आगे बच्चे, अगर मैं थोड़ा-सा मेल वाले पे पार्ट पे आऊँ, तो एक साइड हम फीमेल देख रहे हैं, एक साइड जो है वो मेल देख रहे हैं। एंड जब मेल वाले के पार्ट पे आओ तो मेरी कहानी जो होती है वो स्पर्मेटोगोनियम से स्टार्ट हो जाती है। तो अब जो है वो बच्चे सब स्पर्मेटोगोनिया जो है वो कहीं न कहीं क्या हो जाएगा, सबसे लेयर वाला स्ट्रक्चर है, दैट इज़ योर सर्मेटोगोनिया। तो इन्होंने बोला है कि ये जो होता है वो कैसा हो जाएगा, सर्मेटोगोनिया हो जाएगा व्हेन इट इज़, अब इन्होंने ये चीज़ मेंशन करके लिखी है कि इज़ इट, यानी जो ये वाली चीज़ है, यानी आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो गया, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया के बाद बच्चे क्या बनता है आपका, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के साथ स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड के साथ स्पर्मेटोज़ोआ। तो बच्चे, मैं ये बोलती हूँ कि स्पर्मेटिड्स और स्पर्मेटोज़ोआ में क्या डिफरेंस है? तो स्पर्मेटिड जो है वो कहीं न कहीं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को कन्वर्ट करने में मतलब बताता है, यानी कि जो नॉर्मली आपका सेमिनल प्लाज़्मा था वो धीरे-धीरे करके किसमें कन्वर्ट हो रहा है, स्पर्म। तो इस वाले प्रोसेस को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम स्पर्मेटिड्स कह देते हैं। बट व्हाट अबाउट योर स्पर्मेटोज़ोआ? स्पर्मेटोज़ोआ है जो है वो कहीं न कहीं आपका इसी के रिगार्डिंग है, वो भी जो है वो कहीं न कहीं स्पर्म से रिलेटेड है। यानी कि अगर आप थोड़ा-सा ध्यान से पढ़ो तो स्पर्मेटिड जो होता है वो डायरेक्टली अटैच होता है किससे? आपके ओवम से, लेकिन स्पर्मेटोज़ोआ जो है वो कहीं न कहीं वो भी प्रेज़ेंट है अपना वो करवाने के लिए। फिर इन्होंने बोला कि दैट इज़ जो है वो, तो आप इस हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो कि दैट इज़ आपका जो होगा स्पर्मेटोज़ोआ होगा एंड स्पर्मेटिड्स होगा। इसके साथ हम आगे बढ़े तो अगेन हम देखेंगे यहाँ पे भी मेल और फीमेल वाले पार्ट को रिप्रेज़ेंट करेगा। मेल के अंदर जो स्पर्म्स है उसका आगे वाला स्ट्रक्चर जो होता है प्लाज़्मा मेम्ब्रेन का होता है। अगर आगे मैंने प्लाज़्मा मेम्ब्रेन लिखा हुआ है तो सिर्फ़ इसका मतलब ये नहीं कि जो आपके जो प्लाज़्मा मेम्ब्रेन होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आगे वाले हिस्से में ही प्रेज़ेंट होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लाज़्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो आपके पूरे स्ट्रक्चर, होल स्ट्रक्चर में प्रेज़ेंट होता है। फिर इसके बाद जो है वो आगे वाला स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्रोसोम्स कह देते हैं। एक्रोसोम जो होता है वो बहुत सारे एंजाइम्स कंटेन करता है। एंड साथ में जो है वो कहीं न कहीं क्या कर देता है, साथ में जो है वो डायरेक्टली अगर मैं देखूँ तो साथ में जा कर के मतलब जो भी है वो हम आसानी से देख सकते हैं। फिर इन्होंने बोला कि दैट इज़ आपका न्यूक्लियस कंटेनिंग द क्रोमोसोमल मटीरियल। अगर मैं आगे वाले स्ट्रक्चर में देखूँ तो उसमें क्या दिख रहा है उस, तो आप यहाँ पे देखोगे दैट इज़ अ न्यूक्लियस कंटेनिंग द क्रोमोसोमल मटीरियल। तो न्यूक्लियस, ये इसका जस्ट सेंटर पे न्यूक्लियस प्रेज़ेंट होगा एंड ये जो न्यूक्लियस है वो कहीं न कहीं क्या कंटेन करके रखा है आपका क्रोमोसोमल मटीरियल। फिर उसके बाद जो आपका स्पर्म्स है उसमें नेक प्रेज़ेंट होगा, फिर मिडल पीस प्रेज़ेंट होगा एंड एट लास्ट जो है वो बच्चे क्या प्रेज़ेंट होने वाला है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेज़ेंट होने वाला है। अब आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ कॉल्ड एज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो जितना भी पावर, जितना भी न्यूट्रिशन देना होगा, जितना भी न्यूट्रिशन वो हम यहाँ पे देख रहे होंगे। फिर इन्होंने बोला कि दैट इज़ एट लास्ट जो होता है वो फिर आपका टेल होगा। टेल जो है वो अभी अभी आपको समझ नहीं आएगा कि टेल का यूज़ हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, लेकिन टेल का भी हम कहीं न कहीं यूज़ करेंगे जब वो कहीं न कहीं जो आपका फैलोपियन ट्यूब है उसके अंदर से मतलब ट्रैवल कर रहा होगा, उस वक़्त यूज़ कर रहे होंगे। अब इसी के साथ जो हमारा जो फीमेल ओवरी है उसका भी डायग्राम फटाफट से देख लेंगे। तो फीमेल ओवरी में सबसे पहले क्या लिखा है, ब्लड सेल। ब्लड सेल के बाद आपको पता है कि प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स में जो आपका ग्रैन्युलोसा वाला लेयर होता है उसका फॉर्मेशन होता है। ये ग्रैन्युलोसा लेयर जो होती है वो और थिक होती है किसके केस में? आपके सेकेंडरी फॉलिकल के केस में। और अगर मैं आपको और थोड़ा-सा और बता दूँ कि ये चीज़ तो चलो डेवलप हो गई, दैट इज़ आपके सेकेंडरी फॉलिकल के केस में। लेकिन अगर मैं ये चीज़ बोलूँ कि अगर आप जाते फिर क्या होता? तो आप जो है वो यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर सकते हो, आप जो है वो यहाँ पे मेनली देख सकते हो। फिर उन्होंने बोला कि ब्लड सेल हो जाएगा प्राइमरी फॉलिकल, फिर उसके बाद ग्रैनुलोसा सेल। तो देखो अब जो है यहाँ पे जो सेंटर में आएगा, चलो मैं यहाँ पे जो है वो फटाफट से क्या लिख देती हूँ, सेकेंडरी फॉलिकल भी लिख देती हूँ, क्योंकि सेकेंडरी फॉलिकल इन लोगों ने मेंशन नहीं करा है एंड वो जो है वो कहीं न कहीं क्या हो जाएगी ना, कहाँ से जाएगी। फिर इन्होंने बोला कि दैट इज़, अगर मैं थोड़ा बढ़ जाती तो अगले हिसाब से अगर मैं देखती तो दैट इज़, तो आप आसानी से देख सकते हो। तो सेकेंडरी वाला फॉलिकल है, फिर उसके बाद टर्शियरी फॉलिकल है। टर्शियरी वाले के बाद जो है वो आपका ग्राफियन फॉलिकल है। फिर ग्राफियन फॉलिकल के बाद आप ये ऑब्ज़र्व करोगे कि जो आपका ग्राफियन फॉलिकल है वो ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन होने के बाद जो भी आपका ओवम है वो बाहर की तरफ रिलीज़ करेगा एंड जो आपका बचा हुआ पार्ट है किसका, ग्राफियन फॉलिकल का, उसी को हम क्या कह देते हैं बच्चे यहाँ पे कॉर्पस लूटियम कह देंगे। तो आई थिंक अब आपको जो होगा वो फीमेल का ओवरी वाला पार्ट भी जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। अब मैं अगर थोड़ा-सा इस डायग्राम के ऊपर फ़ोकस करूँ एंड आप लोगों को समझाऊँ तो अच्छे से आपको क्या आना चाहिए, समझ आना चाहिए। तो सबसे पहले ये जानो कि स्पर्मेटोगोनिया की प्लॉइडी जो होती है 2 एन होती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की एन होती है, फिर सेकेंडरी वाले की क्या होती है बच्चे, एन होगी। फिर जो आपका स्पर्मेटिड्स होगा उसका भी क्या होने वाला है, एन होने वाला है एंड जो स्पर्मेटोज़ोआ है वो भी कहीं न कहीं क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, वो भी कहीं न कहीं क्या हो जाता है, एन हो जाएगा। तो आप जो है वो कहीं न कहीं इस हिसाब से देख सकते हो। तो आप जो है मतलब यहाँ पे देख भी सकते हो कि कहाँ पे आपका हैप्लॉइड है, कहाँ पे आपका डिप्लॉइड है। तो अगर मैं ये ब बात करूँ स्पर्मेटोगोनिया, तो आपको भी पता है कि जो स्पर्म्स का फॉर्मेशन है वो कहीं न कहीं प्यूबर्टी के बाद होता है। लेकिन अगर यही जो है मेनली जो हार्मोन का जितना भी सिक्रीशन होगा वो कहीं न कहीं निकाल लियो, तो ये जो है वो कहीं न कहीं बाद में जो है रह ना जाए। तो अगला जो स्टेटमेंट है वो कहीं न कहीं किस है,
दैट इज़ अगला वाला स्टेटमेंट जो है वो कहीं न कहीं ये तो आप अगर यहाँ पे देखो एंड थोड़ा-सा जो है बच्चे ऑब्ज़र्व करो कि यहाँ पे जो है वो क्या है। फिर इसके आगे जो है अगर मैं आप लोगों को थोड़ा-सा और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो स्पर्मेटोगोनिया देखो पहले क्या होता है स्पर्मेटोगोनिया फिर उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो स्पर्मेटोगोनिया तो यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे कि अलग-अलग तरीके का क्या शो कर रहा है, डिवीज़न शो कर रहा है। फिर उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर उसके बाद सेकेंडरी के बाद स्पर्मेटिड्स, फिर उसके बाद स्पर्मेटोज़ोआ। अगर ये पेपर में ये वाला क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये वाला डायग्राम ज़रूर बना के आना। फिर आपको पता है कि जो आपका फीटल लाइफ होता है वो किसके अंदर देखने को मिलता है, फीमेल के अंदर देखने को मिलता है एंड इसके अंदर जितने भी गैमीट हैं, जितने भी तरीके के गैमीट्स हैं, वो कहीं न कहीं आपके यहाँ पे जो होता है वो फीमेल के केस में क्या हो जाएगा, प्रेज़ेंट हो जाएगा। तो अगर आप इस हिसाब से देखोगे, इस हिसाब से जो है वो कहीं न कहीं चीज़ जो है वो रख लोगे तो इसके हिसाब से जो है वो मतलब आप देख सकते हो। फिर इन्होंने बोला है कि दैट इज़ जो है वो मतलब अगला वाला जो स्टेप हो जाएगा वो कहीं न कहीं कैसे तो इन्होंने बोला है कि दैट इज़ अब देखो यहाँ पे तो फीमेल वाला पार्ट जो होता है वो फीटल लाइफ हो गया। लेकिन मैं अगर बच्चों आपको बता दूँ कि आपको भी पता है कि जो एक बार जब भी कोई सा एम्ब्रियो होता है फीमेल के केस में, तो उस केस में क्या होता है कि उसके जितने भी गैमीट होते हैं वो कहीं न कहीं फीटल लाइफ में मतलब फ़ॉर्म हो जाते हैं। एंड अगर ये बच्चे फीटल वाली लाइफ में फ़ॉर्म हो जाते हैं तो फिर उसके बाद जभी तो कमज़ोरी लगती है। फिर इन्होंने बोला है कि दैट इज़ अगर मैं थोड़ा-सा और आगे बढ़ूँ तो ये जो है वो आपको कौन-सा लाइफ हो जाएगा, फीटल लाइफ हो जाएगा। फिर इसके आगे जो है वो इन्होंने 3 केस ले लिया कि बर्थहुड ले लिया, चाइल्डहुड ले लिया, प्यूबर्टी ले लिया। तो प्यूबर्टी तक आते-आते जो भी आपके सेल थे, जो भी आपके गैमीट थे उसमें से कुछ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एंड जो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं तो वो फर्दरली आगे का प्रोसेस जो होता है वो कहीं न कहीं क्या कर लेते हैं कर लेते हैं अदर मेथड जो दूसरे जो बाकी बच्चे हैं वो कहीं न कहीं हम देख सकते हैं इफ मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं। फिर इन्होंने बोला है कि दैट इज़ अगर मैं थोड़ा-सा और आगे बढ़ूँ तो दैट इज़ आपका बर्थ है, चाइल्डहुड है। फिर उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे क्या बन रहा है बच्चे आपका फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी एंड इसके साथ जो है वो आपका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो खत्म है। अब फटाफट से और आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद जो है वो बच्चे ये वाला डायग्राम जो है वो इम्पोर्टेंट है, इस वाले डायग्राम में कुछ भी नहीं है। ये ध्यान रखो कि जो भी आपका यहाँ पे जो सबसे टॉप में जो चीज़ दे रखी है दैट इज़ योर पिट्यूटरी यहाँ पे मेंशन है ना, दैट इज़ यहाँ पे जो है वो सबसे पहले जो टॉप में दे रखा है वो क्या है आपका पिट्यूटरी हार्मोन लेवल है। तो जब आप पिट्यूटरी हार्मोन लेवल में थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व करोगे एंड थोड़ा-सा मतलब स्ट्रगल लगाओगे तो यहाँ पे ये कहता है कि ये क्या स्ट्रगल जो है वो मतलब कैसा हो गया। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूँ कि मतलब आपका आंसर जो होगा वो क कौन-सा आएगा तो अभी मैंने बोला पिट्यूटरी हार्मोन लेवल तो पिट्यूटरी से मतलब ऐसे कौन से हार्मोन है जो कि रिलीज़ होते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एलएच और एफएसएच को ही ले लिया जाए। तो आप ये देखोगे कि 14th डे में जो होता है वो कहीं न कहीं आपका एलएच का जो सर्ज होता है, वो कहीं न कहीं क्या हो रहा होता है, आप लोगों के सामने आ रहा होगा। तो आप जो है वो कहीं न कहीं याद कर लो कि 14th में जो है वो कहीं न शादी है। फिर इन्होंने बोला कि दैट इज़ अगर मैं ये बोलती हूँ कि अगर मेरे आगे ले जीजा तो इसके आगे अगर मैं बोलती हूँ तो आप जो है वो कहीं न कहीं ऑब्ज़र्व करोगे कि एफएसएच है एंड दूसरी चीज़ जो है वो कहीं न कहीं क्या प्रेज़ेंट है, एलएच प्रेज़ेंट है। और अब अगर हम इसी तरीके से थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं एंड ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो आपका एलएच है एंड एफएसएच है, तो इसका भी अगर आप थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व करोगे तो आपका जो जैसे ही 14th डे आता है, तो इस 14th डे में क्या होता है कि यहाँ पे 14th डे में जो आपका एलएच का लेवल है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा एंड जो आपका एफएसएच है, दोनों लेवल जो होते हैं तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं। अब ये देखो 14th डे की इम्पोर्टेंस क्या है, इसको हम क्या कहते हैं मेनली बच्चे आपका ओव्यूलेशन कह देते हैं। जब मैं इसको ओव्यूलेशन कहूँगी तो आप जो है वो यहाँ से ऑब्ज़र्व कर सकते हो, तो ये तो चीज़ आपकी ओव्यूलेशन बन गई। तो आप यहाँ से ईज़िली ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि देखो नॉर्मली जो होगा ये जो आपके एलएच और एफएसएच है, वो कहीं न कहीं जो भी आपके फॉलिकल होते हैं उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड अगर ये फॉलिकल जो होते हैं, वो ग्रोथ के लिए मतलब जो एफएसएच है एंड एलएच है, ये रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो आप देखोगे कि नीचे की तरफ जो आपका ओवरी में इवेंट चल रहा होगा, उसमें क्या होगा कि आपके फॉलिकल पहले ग्रो करेंगे। ग्रो करने के बाद जैसे एक-एक करके अभी मैंने आपको ओवम में बताया था कि जिस तरीके से वो ग्रो करते हैं, फिर उसके बाद जो होता है वो क्या बना लेंगे, एट लास्ट आपका मैच्योर फॉलिकल बना लेंगे एंड जब ये मैच्योर फॉलिकल बन जाता है, तो क्या होता है कि जो भी आपका सेल था, वो क्या होता है फिर ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, आपका जो ओवम है, वो बाहर निकल जाएगा एंड जो बाकी का जो पीछे वाला पार्ट है
वो रह जाएगा। फिर इसको हम क्या कहते हैं, इस वाले प्रोसेस को ओव्यूलेशन कह देंगे, दैट इज़ रिलीजिंग ऑफ ओवम फ्रॉम योर ग्राफ्टियम फॉलिकल, दैट इज़ कॉल्ड एज़ आपका ग्राफ्टियम, मतलब उसको हम क्या कह देंगे, मेनली ओव्यूलेशन कह देते हैं। एंड ये जो ओव्यूलेशन हुआ किस लिए? इसलिए हुआ क्योंकि आपका एलएच का लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ गया। इसी को हम क्या कह देते हैं बच्चे, ये जो एलएच का लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसी को हम क्या कह देंगे, दैट इज़ व्हाट एलएच सर्ज भी कह देते हैं। ये चीज़ आपने एनसीईआरटी की लाइन में भी इवन पढ़ी होगी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन होने के बाद आपका ओवम तो आगे जाएगा फॉर फर्दर फर्टिलाइजेशन। बट व्हाट अबाउट इट्स रिमेनिंग पार्ट? तो इसका जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो एक अलग तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज़ कॉर्पस लूटियम। लेकिन कॉर्पस लूटियम जो होता है वो डीजेनरेट हो जाएगा अगर जो है वो प्रेगनेंसी का केस नहीं है। लेकिन अगर ये जो कॉर्पस लूटियम है वो कहीं न कहीं वैसे जैसा है वैसे ही रहेगा और अपना ग्रोथ जो होगा फर्दरली शो कर रहा होगा, अगर आप केस जो होता है वो प्रेगनेंसी का होता है तब। तो इसके आगे अगर मैं थोड़ा-सा और बढ़ूँ तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगी व्हाट कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, अब आपको पता है कि एस्ट्रोजन तो नॉर्मली हमारी बॉडी में नॉर्मली दोनों मेल और फीमेल दोनों की बॉडी में प्रेज़ेंट होता है। अब जब ये एस्ट्रोजन होता है तो आप यहाँ पे ऑब्ज़र्व करोगे कि एस्ट्रोजन का जो होता है वो 2 पीक बनता है। ये आपका ये जो है वो पीवाईक्यू का क्वेश्चन है कि एस्ट्रोजन जो होता है उसका पीक कितने बार कितने टाइम्स फॉर्म होता है? 2 बार फॉर्म होता है। एंड जो प्रोजेस्टेरोन है उसका पीक जो होता है वो सिर्फ़ 1 बार फॉर्म होता है। फिर इसके आगे अगर मैं थोड़ा-सा और बढ़ूँ तो दैट इज़ रिलेटेड टू योर मेंसेस। अब ये जो मेंसेस वाले इवेंट्स हैं वो कहाँ पे आपके चल रहे होंगे? यूट्राइन इवेंट में। लेकिन अब आप कहोगे कि यूट्राइन इवेंट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए कौन है? तो यूट्राइन वाले इवेंट मतलब जो यूट्राइन में जो भी चीज़ें चल रही है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए आपके 2 चीज़ें, दैट इज़ योर एस्ट्रोजन एंड वन इज़ योर प्रोजेस्टेरोन। तो जब आपके पास 2 चीज़ है तो आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो कि यही दोनों चीज़ होगी वो आपके जितने भी लेयर हैं, मतलब जो भी नीचे की लेयर है उसको कहीं न कहीं और मोटा और थिक करने में मदद कर रहे होंगे। एंड इसके साथ बच्चे आपका यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो एनसीईआरटी की लाइन है वो कहती है कि 1 से लेकर के 5 डेज़ तक आपका मेंस्ट्रुएशन चलेगा। हो सकता है ज़्यादा भी चल सकता है, कम भी कर चल सकता है। इट डिपेंड कि आपका जो ये लेयर है एंडोमेट्रियम की वो कितनी थिक है या फिर कितनी थिन है। फिर इसके आगे जो है ये लिखते हैं फॉलिकुलर फेज़ इज़ और प्रोलिफरेटिव फेज़। फॉलिकुलर फेज़ में क्या होता है कि आपकी अलग-अलग फॉलिकल जो है वो अपना ग्रोथ शो करेगी तो इंक्रीज़ दिखा रही होगी। फिर इसके साथ अगर मैं थोड़ा-सा और आगे बढ़ती हूँ दैट इज़ ऑन लूटियल फेज़। लूटियल फेज़ में क्या होता है? सेक्रेटरी फेज़। लूटियल फेज़ एज़ द नेम सजेस्ट कि इट इज़ जो है ये क्या है आपका कॉर्पस लूटियम से रिलेटेड है एंड इट इज़ नोन एज़ योर सेक्रेटरी फेज़ है। फिर जो है फिर हम नेक्स्ट साइकिल की तरफ क्या हो जाता है चले जाते हैं। फिर इसके साथ अगर हम इतनी सारी चीज़ें देख लेते हैं तो फिर हम ऑर्थोसिस स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। जब बच्चे यहाँ पे ऑर्थोसिस स्ट्रक्चर को थोड़ा-सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैंने क्या बना रखा है कि जब आपका स्पर्म जो होता है वो कॉन्टैक्ट में आता है आपके ओवम के साथ तो क्या-क्या चेंजेस करेगा। ये एक्चुअली जो माइंड मैप मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ उससे क्या होगा कि आपकी रिवीज़न भी हो जाएगी, एकदम क्विकली हो जाएगी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। साथ में आपके जो भी डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपके डाउट रिलेटेड होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। बट अगर आपके एक आध डाउट फिर भी रह जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यू कैन कमेंट मी इन दिस वीडियो एट बॉटम। फिर इन्होंने बोला है कि दैट इज़ अगर मैं ओवम का स्ट्रक्चर देखूँ तो आपको पता है कि स्पर्म्स तो वैसे बहुत सारे आते हैं अटैक करने के लिए, लेकिन उन सारे स्पर्म्स में से किसी एक को ही एंट्री मिलती है। तो जैसे ही वो एंट्री देने वाला कौन है, जैसे ही आपका एक स्पर्म जो होता है उसके कॉन्टैक्ट में आता है, उसके अंदर प्रेज़ेंट होता है आपका एक्रोसोम्स एंजाइम। हमने ये पढ़ा है जो आपका एक्रोसोम्स एंजाइम है, उसका जो होता है वो एक अपना ही अलग फीचर्स देखने को मिलता है, अपना ही एक अलग इम्पोर्टेंस है। अब जो ये आपका एक्रोसोम्स एंजाइम होगा वो कहीं न कहीं आपको जो एक स्पर्म्स है उसको अटैच करवा देगा आपके ओवम के साथ एंड जैसे ही ये एक्रोसोम्स ये काम करवा रहा होगा वैसे ही ये कहीं न कहीं बाकी जितने स्पर्म्स हैं उन सब में से किसी एक को भी अंदर घुसने नहीं देगा। तो दैट इज़ द फीचर्स ऑफ योर ये जो है वो फीचर्स है आपका किसका एक्रोसोम्स का। इसमें आप अगर लेयर देखोगे तो जो सबसे बाहर वाली लेयर है जो जिनका नाम इन्होंने मेंशन नहीं करा है वो कौन-सी लेयर हो जाएगी आपकी कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा का नाम बच्चे आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। फिर कोरोना रेडिएटा के थोड़ा-सा अंदर मैं जाऊँगी तो आपका जो होता है वो मेनली जो अब जो लेयर आएगी वो कौन-सी आ जाएगी ज़ोना पेल्लुसिडा। ज़ोना पेल्लुसिडा और ओवम के बीच में जो एक स्पेस प्रेज़ेंट है दैट विल कॉल्ड एज़ पेरिविटलाइन स्पेस एंड सेल जो है अब देखो यहाँ पे आप ऑब्ज़र्व करोगे तो ये जो सेल है, जो सबसे बाहर वाली सेल है वो कहीं न कहीं सेल हो जाती है किससे रिलेटेड कोरोना रेडिएटा से। लेकिन ये तो सेल थी लेकिन मेनली कोरोना रेडिएटा क्या है जो कि आपके ज़ोना पेल्लुसिडा के बाहर प्रेज़ेंट है। अब इसी के साथ जो है वो हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम पढ़ लेंगे कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम होता है मतलब फर्टिलाइज़ेशन के लिए एंड एक बार जब वो ओवम फर्टिलाइज़ हो जाता है तो फिर उसके बाद क्या-क्या चेंजेज़ होते हैं, क्या-क्या स्ट्रक्चर जो होता है वो फ़ॉर्म करता है। तो यहाँ पे आप ऑब्ज़र्व करोगे इस यूट्राइन वाले उसमें तो इन्होंने पूरा प्रोसेस बता रखा है कि कैसे जो होता है पहले वो ओवम रिलीज़ होगा, ओवम रिलीज़ होने के बाद फिर उसमें स्पर्म्स अटैक करेंगे। स्पर्म्स अटैक करने के बाद पहले वो 2 सेल बनेगा, 2 सेल के बाद 4 सेल बनेगा, 4 सेल के बाद 8 सेल बनेगा, 8 सेल के बाद 16 सेल बनेगा एंड ऐसे करके जो 8 सेल होगा और 16 सेल को हम मेनली क्या कह देते हैं दैट इज़ आवर मॉड्यूला वाला स्टेज एंड जैसे ही ये 32 सेल बन जाता है उसके बाद क्या होता है कि ये डिफरेंशिएट होना चालू हो जाता है। डिफरेंशिएट ऐसे होगा कि जो बाहर वाली लेयर है दैट इज़ आवर ट्रोफोब्लास्ट, जो अंदर वाली लेयर है दैट इज़ आवर इनर सेल मास एंड जो इन सब का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कह देंगे ब्लास्टोसिस्ट कह देंगे। एंड आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जैसे ही हमारा जो होता है वो जैसे ही 4 सेल स्ट्रक्चर फिर 8 सेल स्ट्रक्चर जैसे ही हम 8 सेल पे आते हैं वैसे ही जो आपका ये जो भी
एम्ब्रियो या फीटस जो भी फॉर्म हो रहा है वो डायरेक्टली आपके यूट्रस से अटैच हो जाता है, यूट्रस के एंडोमेट्रियम पे अटैच होगा। एंडोमेट्रियम से जितना हो सकता है वो न्यूट्रिशन लेगा, जितना हो सकता है उसी के साथ इम्प्लांट रहेगा तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर आपका जो ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन है वो अच्छे से कवर हो गया एंड आफ्टर सम डे इट विल लीड टू योर प्रेगनेंसी। फिर इसके आगे अगर मैं बात करूँ तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसमें कुछ भी नहीं है। इससे आपका पीवाईक्यू आ चुका है, दैट इज़ रिलेटेड टू योर कॉर्ड। उन्होंने ये पूछा था कि जो ये बेबी जो है वो कहीं न कहीं जो आपका प्लेसेंटा है उससे अटैच है, तो वो किसके थ्रू अटैच है? अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू अटैच है। इसमें आप देखोगे तो कैविटी ऑफ यूट्रस है, यॉर्क सैक इज़ अगेन देयर इज़ कि जो आपका ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जो भी न्यूट्रिशन जो होगा, वो सारा का सारा आपके किसके थ्रू जा रहा होगा? यॉर्क सैक। एक बार पीवाईक्यू में आपसे यॉर्क सैक का भी पूछा गया। फिर इसके बाद जो होता है वो कहीं न कहीं जो भी आपका एम्ब्रियो है वो जो डेवलप हो रहा है, आप इस हिसाब से देख सकते हो। फिर इसके बाद जो होता है जैसे ही ये एम्ब्रियो जो होता है वो अपना ग्रोथ पूरा कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा, तो जो आपका ये म्यूकोस एंड सर्विक्स है ये सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो ये जितना भी मतलब पार्ट है वो कहीं न कहीं बाहर निकलेगा तो यहाँ से आपका ब्लड सेल जो होगा वो अलग से रिलीज़ होगा एंड साथ में जो आपका अंदर वाला पार्ट है वो भी कहीं न कहीं ब्रस्ट हो जाएगा एंड यू विल दिस विल लीड टू योर कि ये जो होगा वो कहीं न कहीं आपका फिर आगे का प्रोसेस कर परफॉर्म कर रहा होगा। फिर इसके बाद है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के भी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा कि देखो ये डायग्राम आपको 110% बनाने के लिए नहीं आएँगे, लेकिन ये लोग पूछ सकते हैं डायग्राम देख कर के कि इसकी लेबलिंग कर दो। तो लेबलिंग करनी तो बहुत ईज़ी है। अगर मान लो मैं वेसेक्टोमी करवा रही हूँ और ट्यूबेक्टोमी करवा रही हूँ, तो वेसेक्टोमी हमें पता है वास्ट डिफरेंस जो होता है वो मेल के अंदर प्रेज़ेंट है और जब वास्ट डिफरेंस मेल के अंदर प्रेज़ेंट है तो इट विल परफॉर्म इन वेज़ टू अवॉइड द फर्टिलाइज़ेशन, टू अवॉइड द रिप्रोडक्शन। तो वास्ट डिफरेंस जो होता है उसको हम कट कर देते हैं एंड शायद साथ में क्या कर देते हैं टाइट कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ ये दोनों प्रोसेस जो होता है वो 100% क्यूरेबल नहीं होता है। तो किसी-किसी केस में जो होता है वो उसके सिम्पटम्स जो होते हैं वो नेग्लिजिबल भी होते हैं। फिर इसके साथ बच्चे में अगर बात करती हूँ दैट इज़ योर ट्यूबेक्टोमी। अब ट्यूबेक्टोमी में आप ऑब्जर्व करोगे कि इसमें मैंने क्या करा, फैलोपियन ट्यूब था, फैलोपियन ट्यूब को काटा इंसिजन के थ्रू, उसको हम बायो के टर्म्स में इंसिजन कह देते थे। एनसीईआरटी की लाइन काटने के बाद फिर हमने इसे बाँध दिया। बाँधने के बाद फिर जो होता है इसकी वजह से जो भी आपका ओवम यहाँ से रिलीज़ होगा वो ट्रांसपोर्ट थोड़ा होगा, नो डाउट वो ट्रांसपोर्ट तो ज़रूर से होगा, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे जब यहाँ पे चीज़ टाइट हो रखी है, तो वो आगे कैसे बढ़ेगा एंड जब वो आगे नहीं बढ़ेगा यूट्रस की तरफ, तो फिर आपका जो प्रेगनेंसी होगा वो तो हो ही नहीं सकता। तो दे बोथ आर द मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। अब फटाफट से हम बढ़ते हैं। इस वाले चैप्टर में सिर्फ ये 2 डायग्राम ही इंपॉर्टेंट थे, फिर बढ़ते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस वाले चैप्टर में क्या होगा कि यहाँ पे जो है वो आपको 7 कैरेक्टर है, ये जो 7 कैरेक्टर थे वो आपके बच्चे मेंटल ने दिए थे और ये जो है वो 14 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब क्या होता है? अपोजिट होता है। कैरेक्टर और ट्रेट में क्या डिफरेंस है? कैरेक्टर जो होता है वो कहीं न कहीं आपका ऑल टुगेदर बताता है, सीड का शेप बताएगा, बट व्हाट अबाउट ट्रेट? ट्रेट जो है वो उसका कैरेक्टर का मेनली और फर्दरली अच्छे से और डिफाइन करेगा कि वो राउंड है या फिर व्रिंकल्ड है, येलो है, ग्रीन है। देखो इन सब में से तो आपको सारे के सारे कलर पता ही है, लेकिन जो एक चीज़ जिसमें आप हमेशा कन्फ्यूज़ होते हो दैट इज़ योर पॉड शेप। पॉड शेप में कन्फ्यूज़ नहीं होता है, एक होता है फुल होगा, एक हो गया कंस्ट्रिक्टेड होगा। तो आप इस हिसाब से भी देख सकते हो। आप कमेंट सेक्शन में मेरे को फटाफट से बताओ कि जो आपका इन्फ्लेटेड टर्म होता है वो हम जो है वो किसके लिए यूज़ कर रहे होते हैं? तो इन्फ्लेटेड टर्म जो होता है वो फुल के लिए यूज़ करेंगे या कंस्ट्रक्टेड के लिए यूज़ करेंगे। तो मैं कहती हूँ कि जो आपका जो भी आपका इन्फ्लेम वर्ड है वो कहीं न कहीं इन्फ्लेटेड वर्ड जो होता है वो किसके लिए यूज़ कर रहे होते हैं बच्चे? कंस्ट्रक्टेड के लिए यूज़ करेंगे। फिर इसके साथ अगर मैं आगे बढ़ती हूँ यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड देखूँगी, लेफ्ट हैंड साइड उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं हम जो है हम अपना मनचाहा रिप्रोडक्शन करवाना चाहते हैं, अपना मनचाहा पॉलन ग्रेन्स और ओवम को मनाना चाहते हैं, मिलाना चाहते हैं। अगर हम ऐसा चाहते हैं तो इसके लिए जो भी आपके जो फीमेल वाला पार्ट है, देखो ये वाला जो फूल है उसके अंदर मेल फीमेल दोनों पर प्रेज़ेंट होगा। तो हम क्या करेंगे बच्चे कि इसमें से जो आपका एंथर है उसको हटा देंगे और एंथर को हटाने को ही हम क्या कह देते हैं बच्चे? इमैस्कुलेशन। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है एंड ये एक बार एंथर हट गया तो फिर उसके बाद जो होता है फिर इसके बाद जो भी हम अपना चॉइस है हमारा पॉलन ग्रेन्स का दूसरे फ्लावर से उसको ऐड कर देंगे एंड ऐड करने के बाद क्या होगा? आपका फर्टिलाइज़ेशन होगा। लेकिन ये जो है वो हमारी पूरी चॉइस जो है वो सेल्फ पे डिपेंड कर रही है। फिर इसके आगे अगर मैं मूव करती हूँ तो ये टेबल तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर इसके बाद जो है वो क्रॉस है। ये क्रॉस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको मेनली जो है वो पुनेट स्क्वायर आना चाहिए। अगर पुनेट स्क्वायर आता है तो आप जो है उसको आसानी से समझ लोगे। फिर इसके साथ बच्चे मैं और अगर आगे मूव करती हूँ तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे। देखो ये वाला जो टेस्ट क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस का डायग्राम अगेन इंपॉर्टेंट है। ये जो जितने भी आपके पुनेट स्क्वायर वाले हैं, ये तो आपको बेसिकली आते ही होंगे। मेनली जो आपका ये वाला चैप्टर होता है उसमें तो बच्चे को ये वाली चीज़ अच्छे से आती है एंड अब जो है वो मेन चीज़ ये है कि आपको टेस्ट क्रॉस के बारे में पता होना चाहिए। टेस्ट क्रॉस का एक ही रूल टेस्ट क्रॉस
टेस्ट क्रॉस का एक ही फंडा, वो जो है, वो कहीं न कहीं टेस्ट क्रॉस का एक ही फंडा क्या है कि ये जो होगा देखो कुछ भी, यहाँ पे मैं एक्स यूज़ करूँ, एक्स और मतलब जो भी आपका एक्स जीन है वो यूज़ करूँ एंड इसकी क्रॉस करवा दूँ किसके साथ ऑलवेज़ रिसेसिव के साथ। यानी एक चीज़ तो आपकी पक्का है कि एक कैरेक्टर जो होगा वो क्रॉस करने के लिए कैसा होने वाला है, हमेशा जो होगा वो कहीं न कहीं रिसेसिव कैरेक्टर होगा। आप इसमें ऑब्ज़र्व करोगे तो देखो, यहाँ पे जो स्मॉल डब्ल्यू है, स्मॉल डब्ल्यू उसमें भी प्रेज़ेंट है, स्मॉल डब्ल्यू उसमें भी प्रेज़ेंट है एंड साथ में जो होता है वो दूसरा कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, या तो दूसरा कैरेक्टर में दोनों डब्ल्यू बड़े होंगे या फिर दूसरे कैरेक्टर में 1 डब्ल्यू बड़ा होगा, 1 डब्ल्यू छोटा होगा। तो जब आपका ऐसा केस देखने को मिलता है, तो फिर अगर देखो दोनों डब्ल्यू बड़े होंगे तो सारे के सारे फ्लावर जो होंगे वायलेट कलर के होंगे। लेकिन अगर एक बड़ा डब्ल्यू होगा तो एक छोटा डब्ल्यू होगा, तो आपको पता है कि जो एक तो बड़ा डब्ल्यू और छोटा डब्ल्यू से तो वही वायलेट कलर ही फॉर्म होगा, लेकिन 2 छोटे डब्ल्यू से आपका जो कलर होगा वो व्हाइट हो जाएगा। तो आप इस हिसाब से भी समझ सकते हो। मेनली ये समझो कि टेस्ट क्रॉस के अंदर आपको एक कंडीशन तो रिसेसिव लेनी ही पड़ेगी। अगला जो है वो ब्लड ग्रुप है। ब्लड ग्रुप में जो होता है वो हमारे पास टोटल कितने जीन है? 6 जीन है। 6 जीन के बाद फिर इन्होंने क्रॉस बता रखा है कि आपको जो जीनोटाइप हो जाएगा किसके अंदर, ऑफस्प्रिंग के अंदर, वो आप ऑब्जर्व करोगे आईए बी है। फिर आईए मतलब एक कैपिटल ए, एक स्मॉल आई है, फिर कैपिटल ए बी है, फिर स्मॉल बी मतलब कैपिटल बी है, बी है, फिर ओ है, फिर उसके बाद 2 जो है वो आई है। फिर इसके आगे अगर मैं देखूँ तो जैसे-जैसे आपके यहाँ पे जीनोटाइप थे, बिल्कुल उसी तरीके से जो है वो आप अपना ब्लड का जो टाइप्स है वो ऑफस्प्रिंग के अंदर बता सकते हो। यानी ए है तो ए ब्लड ग्रुप, ए बी है तो ए बी ब्लड ग्रुप, तो दैट इज़ आल्सो वेरी मच ईज़ी। फिर इसके साथ बच्चे अगर मैं मूव करती हूँ तो दैट इज़ योर माइंड मैप। ये जो है वो आपके फीचर्स है किसकी, माइंड मैप की। आप देख रहे होंगे कि कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे सब चीज़ पूरी एनसीईआरटी को बताया है। तो अगर मैं ये बोलती हूँ कि ये वाला जो केस है ये कहीं न कहीं आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। अब फटाफट से मेरे को सेक्शन में बताओ कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वो मैं जो मेरा मेंडल थे, मेंडल के कौन-से लॉ का ये लिमिटेशन है? तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। देन आई विल केम टू नो कि ये किस चीज़ का लिमिटेशन है। तो यहाँ पे जो है वो आपका रेड कलर होगा, यहाँ पे व्हाइट कलर होगा, यहाँ पे जो रेड कलर है उससे बड़ा वाला आर जा रहा होगा, जो व्हाइट कलर है उससे छोटा वाला आर जा रहा होगा, दोनों कंबाइन होंगे तो आपका एक तीसरा कलर फॉर्म हो जाएगा। जब तीसरा कलर हो जाएगा तो आपका डोमिनेंस वाला लॉ जो होता है वो इंटरप्ट होता है। इसका मतलब इसका लिमिटेशन क्या है? डोमिनेंस वाला लॉ है। अगर ये डोमिनेंस वाला लॉ है तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि आपका देखो अब फर्दरली जो होता है वो मेनली, अगर मैं देखो पहले हमेशा मैं F1 जनरेशन फाइंड करती हूँ, फिर F1 जनरेशन के बाद जो होता है मेरा एक ही प्रोसेस होता है, दैट इज़ योर रिलेटेड टू सेल्फिंग कि मेरे को क्या करवानी है, सेल्फिंग करवानी है एंड सेल्फिंग करवाऊँगी तो आर क्रॉस में आर एंड आर क्रॉस आर का क्या करवा दूँगी, मल्टीप्लाई करवाऊँगी एंड मल्टीप्लाई करवाती हूँ। तो मैं क्या ऑब्जर्व करूँगी कि मेरे कुछ फ्लावर जो है रेड फॉर्म हो रहे हैं, कुछ फ्लावर जो है पिंक फॉर्म हो रहे हैं, कुछ फ्लावर जो है व्हाइट फॉर्म हो रहे हैं। अगर आप लोगों से पूछ ले कि 50% जो है वो फ्लावर क्या फॉर्म हो रहे हैं, तो आप पिंक लिख के आओगे एंड इसका रेशियो ध्यान रखना कि फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। वो चीज़ जो है बच्चे डिफरेंट नहीं हो सकती। फिर इसके बाद जो है वो मेनली यहाँ पे जो है वो आपका डबल क्रॉस जो होता है, वो करवा रखा है। डबल क्रॉस भी बहुत ईज़ी है। इसमें क्या करना होता है कि आप एक तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई इन दोनों को क्रॉस करवाओगे, इन दोनों को क्रॉस करवाओगे तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई इस तरीके का बन जाएगा एंड अगर ये इस तरीके का बन जाता है तो फिर आपको अगेन मैंने क्या बोला कि जैसे ही F1 जनरेशन दिखता है वैसे ही फिर उसके बाद क्या करवा देते हैं, हम सेल्फिंग करवा देते हैं। जब हम सेल्फिंग करवाएँगे तो आपका आंसर जो होता है वो अलग से आएगा। फिर इसके साथ अगर मैं मूव करती हूँ तो ये वाला डायग्राम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट इट्स ओके। मेयोसिस 1 और मेयोसिस 2 में थोड़ा-सा मेरे को डिफरेंस बताना था कि अगर ये जीन है, अगर ये मेनली जो भी आपका गैमीट है, तो ये गैमीट जो होता है वो ब्रेक डाउन होगा तो आधा पार्ट इधर एंड आधा पार्ट इधर, तो आप इस हिसाब से भी जो है उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हो। फिर इसके बाद बच्चे जो ये वाला डायग्राम है, ये वाला डायग्राम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड ये वाला डायग्राम जो है वो आप लोगों को क्या कहता है, ये वाला डायग्राम जो है वो मेनली यहाँ पे इन्होंने लिखा भी होगा कि ये वाला डायग्राम जो है वो लिंकेज का डायग्राम है। लिंकेज के डायग्राम होने के साथ-साथ इसमें जो है वो आपका येलो और व्हाइट कलर है, वाइल्ड टाइप है एंड ये है। तो देखो ये डायग्राम तो अब आपके उसमें नहीं आने वाला एग्ज़ाम में, लेकिन आपको क्या चीज़ याद रहना चाहिए कि पैरेंटल, यानी कि जब मैं क्रॉस करवाती हूँ किसके बीच में, जब मैं अपनी मर्ज़ी से क्रॉस करवा रही होती हूँ किसके बीच में, आपके येलो व्हाइट और वाइल्ड टाइप के बीच में, राइट? जब येलो व्हाइट और वाइल्ड टाइप के बीच में क्रॉस करवाऊँगी तो इसे मैं क्या कह देती हूँ, पेरेंटल टाइप 98.7 एंड दूसरा जो है वो आपका कौन-सा हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट टाइप। आप पेरेंटल टाइप को याद कर लो, देन रिकॉम्बिनेंट टाइप 100 में से माइनस करो, यू विल गेट योर आंसर। बट मैं बता दूँ कि जिसमें जितनी ज़्यादा लिंकेज होगी, उसमें बच्चे उतना ज़्यादा करैक्टर होगा। अब आप कहोगे कि मैंने ये कैसे कह दिया कि इस पहले वाले के केस में जो है वो ज़्यादा लिंकेज है, तो लिंकेज जो है वो हम कैसे देखते हैं, डिस्टेंस से देखते हैं। बच्चे अगर 2 जीन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो एकदम थोड़ा-सा होता है, एकदम पिट्ठू भर का होता है। जब ये पिट्ठू भर का डिस्टेंस होता है तो उस केस में लिंकेज होता है वो आपका ज़्यादा होता है और ये ध्यान रखना कि लिंकेज जो होता है वो कहीं न कहीं आपका जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आपके रिकॉम्बिनेशन के। जितना ज़्यादा लिंकेज होगा, जितना ज़्यादा क्लोजिंग होगी उतना कम क्या होने वाला है, रिकॉम्बिनेशन उतना कम आपका जो रिकॉम्बिनेंट है वो फॉर्म होगा एंड साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके? आपके मतलब
डायरेक्टली नहीं मतलब लिंकेज जो होता है वो कहीं न कहीं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके आपके डिस्टेंस के। तो ये जो कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी है ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। बट अगर यहाँ पे भी आप डिस्टेंस देखोगे तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या था? कम था। लेकिन अगर मैं इस केस में देखूँ तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना ज़्यादा दे रखा है। तो सेकंड केस में क्या होगा कि आपका मेनली जो होगा वो कहीं न कहीं लिंकेज क्या होगा? कम होगा, लिंकेज कम होगा, रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा। रिकॉम्बिनेशन लेकिन हमेशा ध्यान रखना रिकॉम्बिनेशन इतना भी ज़्यादा नहीं होता है कि वो अपने पेरेंट्स से आगे निकल जाए। तो जब वो पेरेंट्स से आगे नहीं निकलेगा तो आपका रिकॉम्बिनेशन जो है वो देखो अभी जो सेकंड केस है उसमें जीन के दूर होने के बाद भी 37.2 था एंड पेरेंटल के केस में देखो तो मैथ्स को कितना था 62.8 था। फिर इसके साथ अगर मैं थोड़ा-सा और आगे बढ़ती हूँ तो आप जो है वो यहाँ पे डायग्राम ऑब्जर्व कर सकते हो। फिर इसके बाद जो है वो मेल फीमेल का और एक्स और वाई बता रखा है। अब इस वाले डायग्राम में आपको बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से हमारे अंदर जो भी चेंजेज़ आते हैं बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपका जो ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला के अंदर भी बिल्कुल सेम चेंजेज़ देखने को मिलेगा। हमारे अंदर भी जो मेल होता है उसके पास 2 गैमेट होता है एक्स एंड वाई। इसके अंदर भी जो मेल होगा उसके पास कौन से कितने तरीके के गैमेट होते हैं दैट इज़ योर एक्स और वाई और जो फीमेल होगी उसमें दोनों के केस में क्या होने वाला है एक्स एक्स होने वाला है। अगर मैं बता दूँ आपके बर्ड से रिलेटेड तो आपको अगर थोड़ा बहुत याद है तो बर्ड्स के केस में आपका क्या देखने को मिलता है यहाँ पे इवन एनसीईआरटी की भी लाइन है एंड ये जो एनसीईआरटी की लाइन है वो आपको ये कहती है कि बर्ड्स के केस में आपका जेड डब्ल्यू और जेड जेड होगा एंड ये बात ध्यान रखो कि जेड डब्ल्यू जो होगा वो कहीं न कहीं किसके केस में होगा मेल के केस में या फीमेल के केस में। तो ये जो होगा वो बच्चे किसके केस में होने वाला है फीमेल के केस में। इस केस में जो होगी वो फीमेल की गैमीट अलग-अलग है लेकिन जो है वो मेल के गैमीट गैमीट जो है वो कहीं न कहीं क्या है बिल्कुल सेम है। फिर इसके साथ अगर मैं मज़बूत बात करूँ आपसे तो ड्रोसोफिला है, फिर और भी बाकी की चीज़ें जो होती है वो मॉथ और वगैरह-वगैरह तो आप वहाँ से ऑब्ज़र्व कर सकते हो। फिर दूसरा केस जो है वो आपका कौन-सा हो जाता है, एक कॉकरोच वगैरह का भी आता है, तो कॉकरोच वगैरह के केस में आपको कुछ नहीं करना। उसमें जो मेनली बच्चा आपका जीन होता है वो कौन-सा हो जाता है, ज़ेड-ज़ेड होता है और ज़ेड होता है, ज़ेड जो होता है वो आपके आई थिंक मेल में देखने को मिलता है एंड ज़ेड-ज़ेड जो होगा वो आपके कहाँ पे देखने को मिलेगा, फीमेल में देखने को मिलेगा। तो आप इस तरीके से भी इसको जो है वो आसानी से ऑब्ज़र्व कर सकते हो। फिर मैं जो है वो पेडिग्री पे मूव करती हूँ। पेडिग्री जो होता है बच्चे 2 तरीके का होगा, एक होगा आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो हमने ये केस पढ़ा है कि ये जो है वो किसको शो करेगा माइटोनिक डिस्ट्रॉफी को एंड अगर ये बच्चा ऑटोसोमल रिसेसिव है तो फिर ये किसको शो कर रहा होता है सिकल सेल एनीमिया को शो करेगा। फिर इसके साथ जो है वो डायग्राम के थ्रू मैंने यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करा हुआ है तो अगर आप मेरे से ये पूछो कि पहले वाले डायग्राम को मैं क्या देख करके कह रही हूँ कि ये जो है वो डोमिनेंट है, तो आप देखोगे कि जब भी आपके पेरेंट जो होते हैं वो रेड रेड होते हैं एंड आपको जो होता है वो बच्चे रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि पेरेंट जो है वो कहीं न कहीं क्या हो रखे हैं अफेक्ट हो रखे हैं एंड फिर बाद में जाकर के उनके चिल्ड्रन जो है वो भी अफेक्ट हो रखे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं मेनली डोमिनेंट कह देते हैं। लेकिन अगर आपको यही नहीं मेंशन है कि पेरेंट अफेक्टेड नहीं है, देखो इस केस में सेकंड वाले के केस में देयर इज़ नो सिंगल नॉट अ सिंगल मेल और फीमेल पेरेंट्स इज़ अफेक्टेड, ओनली द थिंग दैट यू कैन सी एंड दैट यू कैन ऑब्जर्व हियर इज़ दैट कि आपका जो है वो कहीं न कहीं ऑफस्प्रिंग या फिर आपका जो चाइल्ड है वो अफेक्ट हो रहा है। तो जब आपके पेरेंट में कैरेक्टर दिख ही नहीं रहा था, तो ये जो दोनों जो होंगे वो कहला रहे होंगे आपके कैरियर एंड जब ये कैरेक्टर दिख ही नहीं रहा था, तो इसलिए हम इसे क्या कह देंगे रिसेसिव कह देंगे। फिर इसके साथ अगर मैं थोड़ा-सा और आगे बढ़ूँ एंड थोड़ा-सा और ऑब्जर्वेशन करूँ, तो आप जो है वो कहीं न कहीं यहाँ पे जो होता है सिकल सेल एनीमिया का स्ट्रक्चर है, सिकल सेल एनीमिया के पूरे इस डायग्राम में आपको क्या इम्पोर्टेंट है कि आपका जीएजी जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर जीयूजी के अंदर एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कि जो आपका मेनली यहाँ पे जो वेलाइन है मतलब जो आपका ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड की जगह पे बच्चे यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका वेलाइन आ जाएगा। तो बस यही ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो होता है वो आप ऑब्जर्व करोगे। अब फटाफट से हम मूव करते हैं। अब जो है वो बच्चे आपका कौन-सा सिंड्रोम हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में वैसे तो एनसीईआरटी में बहुत अच्छे-अच्छे पॉइंट लिखे हैं, लेकिन कभी-कभार जो है ये लोग पीवाईक्यू आपसे पूछ लेते हैं कि दैट इज़ इसका हेड जो है फ्लैट हेड है। फिर बहुत सारे लूप है फिंगर टिप्स के अंदर, फिर पाम कीज़ है, यानी पाम ट्रीज़ का मतलब क्या हो जाता है कि जब आपकी हथेली जो होती है वो फट जाती है दैट इज़ रिलेटेड टू योर पाम ट्रीज़ एंड फिर उसके बाद क्या हो जाता है ब्रॉड फ्लैट शेप है। वीकेंड रिंकल टंग है यानी टंग जो है वो लंबी सी है एंड साथ में क्या है रिंकल्ड भी है। फिर इसके साथ जो है वो आपका कौन-सा डिसीज़ है मतलब इसके पास जो हर्ट है मतलब ऐसा भी है कि इसका जो हर्ट है उसके हर्ट के अंदर क्या है छेद है। जब छेद है तो आप इस हिसाब से समझ सकते हो कि ये चीज़ जो है वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर इन्होंने बोला कि अगर मैं थोड़ा-सा और आगे मूव करूँ तो आप देखोगे कि ये वाला जो दूसरा स्ट्रक्चर है उसके केस में डाउन सिंड्रोम की एक ही पहचान डाउन सिंड्रोम में ये सारे पॉइंट तो है ही, डाउन सिंड्रोम की एक ही पहचान कि पूरे इस जीन वाले करैक्टर में एक जगह जो होगा वो आपको कहीं न कहीं जो एक पेयर होगा वो कहीं न कहीं आपको एक अलग-सा ही पेयर दिख रहा होगा एंड ये वाला पेयर जो होगा वो कुछ इस तरीके से जो है वो आपको आप लोगों को जो होता है वो विज़िबल हो रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे इन लोगों ने यहाँ पे मेंशन भी करा है कि ये जो 3 पेयर है ये ज आई थिंक 21 क्रोमोसोम्स ये एनसीईआरटी की लाइन है। ये 21 क्रोमोसोम्स पे आपको जो होता है वो 3 पेयर जो होते हैं वो आसानी से अवेलेबल होंगे। फिर इसके आगे अगर बच्चे मैं और आगे मूव करती हूँ एंड आगे देखती हूँ तो दैट इज़ ऑन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ये वाला चैप्टर है टू मच इम्पोर्टेंट तो इसको स्किप करना बिल्कुल भी नहीं बनता है। अब इस वाले के केस में आप क्या करोगे ये है आपकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन
अब आपको भी पता है कि अगर डीएनए है तो 2 चेन होगी, 2 चेन है तो इसमें केस में आपको ये थोड़ा-सा अगर मैं इस वाले स्ट्रक्चर को आपको डिफाइन करूँ तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि ये जो फास्फोरस है वो अटैच होता है आपका इसके थ्रू जो मतलब नॉर्मली जो फास्फोरस होता है वो एन ग्लाइकोसिडिक मतलब फॉस्फेट आयन मतलब जो हम पढ़ते हैं ना बाइफॉस्फेट तो उसके थ्रू कनेक्ट होगा एंड जो आपका ये जो सीएच ग्रुप है वो कहीं न कहीं आपका एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू कनेक्ट है इस शुगर से एंड जो आपका ये जो ए है वो आपस में मतलब 2 आपके जो न्यूक्लिक एसिड है वो कहीं न कहीं न्यूक्लिक एसिड नहीं, ये 2 जो आपके नाइट्रोजनस बेसेस है, ये 2 नाइट्रोजन बेसेस जो है वो किसके थ्रू कनेक्ट है आपके हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट है। जब आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, फिर 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, फिर किसी केस में ये 3 बॉन्ड भी हो जाते हैं। आपको पता है कि ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। एंड साथ में जो है, वो कहीं न कहीं जो आपका थर्ड वाला जो बॉन्ड है, उसमें क्या होते हैं 3 बॉन्ड होते हैं। फिर यहाँ पे आप ऑब्ज़र्व करोगे कि इसको हम क्या कह देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड भी कह देते हैं। फिर इसके साथ अगर मैं थोड़ा-सा 8.5.3 जो वाला जो स्ट्रक्चर है, उसको भी ध्यान से देखूँ, तो इस वाले में सिंपली इसके लिए भी इन्होंने बहुत सारे पॉइंट दिए कि 360 डिग्री पे घूमता है। हर एक बेस पेयर के यानी 2 बेस पेयर के आपस का बीच का डिस्टेंस क्या होता है, 0.36 नैनोमीटर होता है। तो इस तरीके से इन्होंने इसको भी अच्छे से डिफाइन करा है। एंड जो ये आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, वो बेस पेयर हो रहे हैं। एडेनिन और थाइमिन 2 बॉन्ड से कनेक्ट होने वाले हैं। एंड जो आपको गुआनिन और साइटोसिन है ये 3 बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होंगे एंड आपको पता है कि 3 बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा या 2 बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फिर इसके आगे अगर मैं और मूव करती हूँ दैट इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन तो ये जो डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसमें आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे क्या था डीएनए था, यहाँ पे क्या था बच्चे आपका H1 हिस्टोन था एंड बीच में जो है वो सेंटर पे क्या चीज़ प्रेज़ेंट है आपका हिस्टोन ऑक्टामर प्रेज़ेंट है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कह देते हैं कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल कह दूँगी मैं। फिर इसके साथ अगर थोड़ा-सा और आगे मूव करूँ तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ये जो स्ट्रक्चर है वो आपका कौन-सा स्ट्रक्चर है बीट्स ऑन स्ट्रिंग वाला स्ट्रक्चर है। फिर इसके साथ अगर मैं थोड़ा-सा और ध्यान से देखूँ तो इसके केस में जो है, अब जो है वो आपका थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंट की तरफ भी बढ़ जाते हैं। अब आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि ये वाला जो एक्सपेरिमेंट करा था उन साइंटिस्ट का क्या नाम था? तो आपको पता लगेगा और थोड़ा-सा रिवाइज़ भी हो जाएगा कि उन साइंटिस्ट का क्या नाम था। तो ये जो है वो आपका बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया दोनों साइड मैंने ले रखा है। एक में जो है वो आप देखोगे, एक में जो है वो आप आसानी से ऑब्ज़र्व करोगे कि एक में जो है मैंने सल्फर 35 वाला ले रखा है, दूसरे में जो है वो फास्फोरस 32 वाला ले रखा है। जब मैं अब इसमें क्या कर रही होंगी कि मेनली जो आपका ये जो बैक्टीरियोफेज है यहाँ पे मैं देखूँ लेफ्ट हैंड साइड पे तो जो ये बैक्टीरियोफेज है वो कहीं न कहीं अब इसके साथ जो भी आपका बैक्टीरिया ई कोलाई है, ये दूसरा बैक्टीरिया उसके साथ क्या हो जाएगा अटैच हो जाएगा। जैसे ही बच्चे अटैच होता है, वैसे ही अपना जितना भी जेनेटिक मटीरियल वो डालता है, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला वो सल्फर वाला डाल रहा होगा अपना मटीरियल, जो कि प्रोटीन से रिलेटेड है। जो राइट साइड वाला होगा, वो कहीं न कहीं किसका डाल रहा होगा, जो भी उसके फोस्फोरस से रिलेटेड है। तो मैं ये कहती हूँ कि इसने ये तो डाल दिया, फिर क्या पहले तो क्या करा इसने इन्फेक्शन करा, इन्फेक्शन के बाद क्या करा ब्लेंडिंग करा। ब्लेंडिंग का मतलब यही होता है कि जो भी उसका जीन था, उसको उसके अंदर डाल देना एंड फिर सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या होता है कि एक बार वो डल गया, तो फिर हम उसको इतनी तेज़ी से घुमाते हैं, इतनी तेज़ी से घुमाते हैं, ये सब चीज़ मिक्स हो जाता है एंड ऐसे ही अगर मिक्स हो गया तो आप अगर लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जर्व करोगे तो आपको कोई भी रेडियो एक्टिविटी जो है वो डिटेक्ट नहीं होगी इस सल्फर के केस में। लेकिन अगर आप यहाँ पे राइट साइड में ऑब्जर्व करोगे तो आपको रेडियो एक्टिविटी जो है वो कहीं न कहीं दिख रही होगी एंड बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो यहाँ पे ऑब्जर्व भी हो रही होगी। तो इसलिए ये पॉइंट जो है वो अगेन आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि रेडियो एक्टिविटी जो होगा वो आपका फास्फोरस 32 में प्रेज़ेंट होगा एंड साथ में जो है वो आपको कोई भी रेडियो एक्टिविटी जो होगा प्रेज़ेंट नहीं होगा किसके केस में सुपरनेटेंट के केस में। अगर मैं फिर और आगे बढ़ती हूँ तो यहाँ पे जो है वो कहीं न कहीं मिसोल्सन वाला एक्सपेरिमेंट भी है। विसर्जन वाले एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे रेशियो का अगर आपको डाउट आता है, तो ये रेशियो भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपने ही चैनल पे समझाया, तो आप वहाँ से देख सकते हो। फिर मैं ये कहती हूँ कि हमने क्या ले रखे कि क्या ले लिया सबसे पहले यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे हमने ले लिया 15 नाइट्रोजन यानी 15 जिसका एटॉमिक मास है, वो वाला नाइट्रोजन ले लिया। फिर 15 वाले को मैं फिर एक्सचेंज करवा देती हूँ 14 वाले के साथ, तो आपको पता है कि 15, 14 ऐसे करके 2 जो बॉन्ड होंगे फॉर्म होंगे, रेशियो इज़ 1 रेशियो 1 फिर और आगे मूव करूँगी। तो फिर अब इसको अगेन जो होता है वो मैं कहीं न कहीं जो N14 मीडियम है उसके अंदर डालूँगी। फिर अगेन आपके रेशियो होंगे, तो इस तरीके से ये लोग जो है वो आपसे जनरेशन पूछते हैं, तो जनरेशन जो है वो भी आपको आना चाहिए। फिर इसके साथ अगर मैं और आगे मूव करूँ तो आप जो यहाँ पे ऑब्ज़र्व करोगे कि जो आपका जो है ये क्या है रेप्लिकेटिंग फ़ॉर्क है। अब रेप्लिकेटिंग फ़ॉर्क फ़ॉर्क जो है बहुत ही ईज़ी है बनाना। अब इसको क्या कैसे बनाओगे 5 डैश से 3 डैश एंड अगला जो है वो 3 डैश से क्या हो जाएगा 5 डैश हो जाएगा। तो जब ये 5 डैश से 3 डैश बनता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो 2 जो आपस में बॉन्ड बन रहे हैं वो कहीं न कहीं कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो ये फिर जो होता है वो उसी तरीके से जो है वो अपना बॉन्ड बना लेंगे। फिर इसके साथ मैं अगर थोड़ा-सा आगे बात करते हैं तो फिर इसके आगे जो है वो कहीं न कहीं किससे रिलेटेड है दैट इज़ योर रेप्लिकेटिंग फॉर्म। फिर इन्होंने बोला कि सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट अब ये जो है वो सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका प्रमोटर जो है वो 3 डैश साइड पे प्रेज़ेंट होता है एंड जो आपका टर्मिनेटर है वो 5 डैश साइड पे प्रेज़ेंट होगा एंड यू विल नो वेरी ईज़िली कि जो आपका पहला वाला लाइन है वो उसपे क्या प्रेज़ेंट होगा स्ट्रक्चरल जी प्रेज़ेंट होगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड प्रेज़ेंट होगा एंड जो दूसरा वाला जीन है उसपे क्या प्रेज़ेंट होने वाला है कोडिंग स्ट्रैंड प्रेज़ेंट होने वाला है। फिर इसके आगे मैं थोड़ा और मूव करती हूँ ट्रांसक्रिप्शन को और डिटेल में जानूँगी। तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। इनिशिएशन
इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन करवाते वक़्त आपका जो होता है वो सिग्मा फैक्टर जो होता है उसमें बहुत मदद करता है। आरएनए पॉलिमरेज़ प्रमोटर ये जो है वो प्रमोटर साइट पे क्या कहाँ क्या करवा देगा, अटैच करवा देगा। एक बार ये प्रमोटर साइट पे जो भी आपका जो आरएनए पॉलिमरेज़ था वो अटैच हो गया, तो उसके बाद आप ऑब्ज़र्व करोगे कि जो आपका आरएनए पॉलिमरेज़ है, वो फिर आगे की तरफ मूव करेगा एंड आगे की तरफ बढ़ेगा एंड अगर ये आगे की तरफ बढ़ रहा होगा, तो आप जो है वो यहाँ से ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि ये जो आपका आरएनए पॉलिमरेज़ है, अगर ये आगे की तरफ गया, तो इस केस में जो है वो मैं कहीं न कहीं समझ सकते हो। फिर इसके आगे जो है वो कहीं न कहीं क्या हुआ कि इसका एलोंगेशन हुआ, एलोंगेशन होने के बाद लास्ट वाले कंडीशन में क्या होगा टर्मिनेशन हो जाएगा एंड अगेन टर्मिनेशन के लिए जो होता है वो हमारी मदद करने के लिए कौन-सा फैक्टर आ जाता है, रो फैक्टर आ जाता है। आप यहाँ से ऑब्ज़र्व कर सकते हो। फिर इसके आगे मैं और बढ़ती हूँ तो यहाँ पे आप ऑब्ज़र्व करोगे दैट इज़ प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया यानी प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो होता है बैक्टीरिया के केस में क्या होता है, तो बैक्टीरिया के केस में हमने पहले ही पढ़ा है कि जो आपका देखो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट यानी यूकेरियोट्स के अंदर ये जो ऊपर वाला केस था बच्चे वो बैक्टीरिया का केस था। लेकिन अगर मैं बात करूँ ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो यूकेरियोट्स के अंदर कैसे होता है, तो यूकेरियोट्स के अंदर भी बिल्कुल लगभग सेम तरीके से होता है, बस इसमें ये डिफरेंट रहता है कि इसमें एक्सॉन और इंट्रॉन रहता है। एक्सॉन और इंट्रॉन होने की वजह से फिर जो है वो कहीं न कहीं दिक्कत हो जाती है, तो हम क्या करेंगे मेनली जो है आपका इंट्रॉन उसको हटा देंगे। इंट्रॉन के बाद सारे के सारे आई थिंक एक्सॉन को जो है वो जोड़ देते हैं। अगर मैंने ये थोड़ा-सा वाइस वर्सा में बोल दिया हो तो कोई इश्यू नहीं है, वो थोड़ा-सा एक्सॉन और इंट्रॉन जो होता है वो एक जैसा ही दिखता है। फिर इसके साथ अगर मैं और मूव करूँ तो आप देखोगे यहाँ पे कि सबसे आगे क्या यहाँ पे प्रेज़ेंट है आपका 5 डैश मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट प्रेज़ेंट है। ये जो है वो कहीं न कहीं आपको पता है, थोड़ा बहुत याद है एनसीईआरटी तो आपको ये याद होगा कि जो आपका मिथाइल मोनोसाइड ट्राइफॉस्फेट है वो कहीं न कहीं किस ऑर्डर में अरेंज होगा, किस ऑर्डर में जुड़ रहा होगा। तो ये कहीं न कहीं आपका जो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर है, इसमें ये कहीं न कहीं जुड़ रहा होता है। एंड साथ में जो आपका पीछे की तरफ है वो पॉली ए टेल है एंड आगे की तरफ जो है मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है एंड अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इस तरीके से जो है वो आपका स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। एंड इसके साथ बच्चे अगर आपको ये वाला टेबल दे रखा है, तो ये वाला टेबल आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ़ ऐसे ही मैंने मेंशन करा था कि आप जो है वो जेनेटिक कोड को थोड़ा-सा देख लो। ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर जो है बच्चे आपको याद होना चाहिए। अब टीआरएनए के एक स्ट्रक्चर में हमेशा ध्यान रखना कि 3 डैश पे ही आपका अमाइनो एसिड जो है वो कहीं न कहीं ऐड होगा एंड आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका टीआरएनए है वो कहीं न कहीं किसकी तरह एक्ट करता है एडाप्टर मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करता है। तो और जब ये एडाप्टर मॉलिक्यूल की तरह जो है वो कहीं न कहीं एक्ट कर रहा होता है तो आप ये बोल सकते हो ना कि मतलब इस हिसाब से बोल सकते हो कि आपका यूसीए था जो कि एंटीकोडोन था एंड जो आपका मेनली जो नीचे वाला पार्ट है यानी जो एमआरएनए वाला पार्ट है, एमआरएनए पे आप ऑब्जर्व करोगे कि आपका जो कोडोन है उसका जो सीक्वेंस है वो जस्ट वाइस वर्सा है किसके आपके एंटीकोडोन के सीक्वेंस से। फिर मैं इसके आगे अगर और मूव करती हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि अब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। ट्रांसलेशन वाले प्रोसेस में अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो एक जो होता है वो कहीं न कहीं एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है, एक जो होता है प्रमोटर मॉलिक्यूल होता है, एक जो होता है वो एग्जिट करने वाला मॉलिक्यूल होता है। तो अगर मैं ये एक्सेप्टर मॉलिक्यूल की बात करूँ, तो यहाँ से ये जो भी आपका बाहर से जो भी आरएनए आ रहा है, उसको एक्सेप्ट करेगा एंड फर्दरली प्रोमोटर साइट पे भेज देगा। प्रोमोटर साइट का काम है कि एक लंबी सी फॉर्म चेन करना। लेकिन अगर मैं बता दूँ कि अगर ये लंबी सी चेन एक बार फॉर्म हो जाती है, तो उसको ब्रेक डाउन करना जो है, वो कहीं न कहीं हमें करना पड़ेगा क्योंकि एक हर चीज़ का एक लिमिट होता है। तो ये जो चेन होगी, वो कहीं न कहीं क्या हो जाएगी, आपकी लंबी हो जाएगी। जब बच्चे ये लंबी हो जाएगी, तो उस हिसाब से जैसे-जैसे इसकी लिमिट पूरी होगी, वैसे-वैसे एक-एक चेन जो है, वो कहीं न कहीं क्या होती जाएगी, बाहर की तरफ एग्ज़िट होती जाएगी। तो यही मैकेनिज़्म जो है वो आपका ट्रांसलेशन का अगेन ये जो है वो इम्पोर्टेंट है। फिर इसके साथ हम बढ़ते हैं लैकोपेरॉन पे। तो अगर मैं लैकोपेरॉन की बात करें तो लैकोपेरॉन में 2 केस हैं, द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। इंड्यूसर जो है वो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम लैक्टोज़ की बात कर रहे हैं। तो अगर मान लो आपका लैक्टोज़ जो है वो आपके नेचर में नहीं प्रेज़ेंट है तो आपका जो लैकोपेरॉन होता है वो कैसा होगा क्लोज़ होगा। जब क्लोज़ होगा तो ये आगे की प्रोसेस नहीं करेगा। यहाँ से जो आपका इंड्यूसर जीन है उसने क्या रिलीज़ करा आपका रिप्रेसर एमआरएनए। ये रिप्रेसर जो है वो जाकर के कहाँ पे जुड़ जाता है आपका ऑपरेटर साइट पे एंड जब तक ये रिप्रेसर को हटाने के लिए कोई दूसरा आरएनए पॉलीमरेज़ नहीं रहता आता है तब तक ये बिल्कुल ऐसे ही अटैच रहने वाला है। तो आप इस हिसाब से भी जो है वो उसको समझ सकते हो। फिर अगर आपका दूसरा केस है दैट इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर यानी कि अगर मान के चलो अगर आपका क्या प्रेजेंस है इंड्यूसर प्रेजेंट है तो इंड्यूसर के केस में क्या होगा कि आपका जो ये वाला इंड्यूसर था उसने आपका एमआरएनए जो था वो कहीं न कहीं बना दिया और फिर जो एमआरएनए है वो कहीं न कहीं जो होता है वो वही कहीं न कहीं क्या बना देगा। फिर इसके आगे जो है वो कहीं न कहीं आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो। फिर इन्होंने ये बोला हुआ है कि दैट इज़ कि यहाँ पे जो है वो आपका रिप्रेसर एमआरएनए है। रिप्रेसर एमआरएनए तो जो भी आपका इंड्यूसर होगा वो कहीं न कहीं आपका इनएक्टिव रिप्रेसर से जाकर के कनेक्ट हो जाएगा एंड अगर ये एक बार कनेक्ट हो जाता है तो फिर आप ऑब्ज़र्व करोगे कि ज़ेड है, फिर वाई है और फिर ए है। फिर ज़ेड बाय ए जो होता है अगर मान लो अब देखो जो आपका ये जो रिप्रेसर था वो तो जाकर के अब आपका ऑपरेटर वाले रीज़न से नहीं जॉइन हुआ है। जब बच्चे ये ऑपरेटर वाले रीज़न से जॉइन ही नहीं हुआ है तो इस हिसाब से तो हम समझ सकते हैं कि ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी एंड आगे बढ़ेगी तो आरएनए पॉलीमरेज़ के प्रोसेस में बढ़ेगी एंड आगे बढ़ कर के ये फिर अलग-अलग मतलब चीज़ों का फ़ॉर्मेशन करेगी, बीटा गैलेक्टोसाइड परमेज़ है एंड ट्रांसएसिटाइलेज जो है, इन सब चीज़ों का क्या कर रही होगी, फ़ॉर्मेशन कर रही होगी। फिर इन्होंने बोला है कि दैट इज़ अगर मैं आगे बढ़ती हूँ एंड और एक्सप्लेन करती हूँ, तो यहाँ पे जो चीज़ है वो कहीं न कहीं आप लोगों के लिए जो है वो कहीं न कहीं क्या है, इम्पोर्टेंट है। फिर इन्होंने बोला है कि दैट इज़ अगर जो है मतलब अगर आगे वाला केस है कि अगर हम
देखिए, तो आप यहाँ से ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर सकते हो, तो आई थिंक लैकोपेरॉन जो होगा वो आपको क्लियर हो गया होगा। फटाफट से जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का डायग्राम आपको नहीं करना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मैं इसलिए लेके आई थी ताकि आपको सिर्फ़ इतना बता सकूँ कि जो आपका इसमें जो बी वाला है वो कहीं न कहीं क्रिमिनल है, क्योंकि जो सी वाला यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंट का रिज़ल्ट आया है वो बहुत ही ज़्यादा बी से मिलता है। फिर इसके साथ बच्चे आप मूव करते हैं इवोल्यूशन की तरफ, तो इवोल्यूशन में भी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फटाफट से ये वाला जो डायग्राम पहले वाला बन रखा है, ये फटाफट से बताओ कि किन साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन करा था। वैसे तो अभी तक आपने नीचे डायग्राम के नीचे जो है वो नाम पढ़ लिया होगा, बट इट्स ओके। फिर भी आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो यहाँ पे क्या बचा है आपका बॉइलिंग वाटर है, बॉइलिंग वाटर जो है वो कहीं न कहीं क्या होगा, इवेपोरेट होगा तो ये कहाँ पे जा रहा होगा, ऊपर की तरफ फ्लो करेगा, ऊपर की तरफ फ्लो करेगा, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे जो होता है वो क्या प्रेज़ेंट है, आपका स्पार्क डिस्चार्ज प्रेज़ेंट है। स्पार्क डिस्चार्ज जो होता है वो इस बॉइलिंग वाटर से टकराएगा तो जितना भी स्पार्क है वो क्रिएट करेगा, एंड स्पार्क क्रिएट करके वो आपका मीथेन, अमोनिया, वाटर एंड हाइड्रोजन जो है इन सारी चीज़ों को क्या कर देगा, रिलीज़ कर देगा। फिर जो ये वाला प्रोसेस होता है वो कहीं न कहीं आपका जो होता है फिर वो और थोड़ा आगे की तरफ बढ़ेगा, एंड अगर ये थोड़ा-सा और आगे की तरफ बढ़ता है, तो आप यहाँ से ऑब्ज़र्व करोगे कि एक जो है मतलब एक साइड जो है वो आपका वाटर आउट जा रहा है, एक साइड से जो है वो बच्चे क्या जा रहा है, वाटर इन जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखो कि वाटर इन है एंड वाटर आउट है, एंड यहाँ पे क्या लग रखा है, आपका कंडेंसर लगा हुआ है, तो आप यहाँ से ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि आपके जो चेंजेज़ होंगे वो बिल्कुल यहीं पे विज़िबल होंगे कि गैसेज़ है, एंड फिर यहाँ पे जो है जो भी चीज़ आपका बाहर निकल रहा है या फिर अंदर घुस रहा है, तो आप इस हिसाब से देख सकते हो। बस मेन चीज़ है कि इस डायग्राम में आपको गैसेज़ का पता होना चाहिए कि गैसेज़ कौन-कौन से निकल रहे हैं, किस रेशियो में निकल रहे हैं वो भी, और रेशियो जो है वो कहीं न कहीं क्या होता है 2:1 2 1:2 ये रेशियो जो होता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर अगर हम इतनी सारी बातें कर ही रहे हैं तो अब हम बढ़ते हैं होमोलोगस एंड एनालॉगस की तरफ। तो आपको पता है बोगनविलिया और कुकुरबिटा क्या होता है, होमोलोगस होते हैं। रीज़न इज़ दैट कि इनका ओरिजिन जो है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन इनके फंक्शन जो है वो अलग है। ओरिजिन दोनों का स्टेम के थ्रू ही हो रहा है। अगर ट्रेंडल को देखो तो ट्रेंडल भी स्टेम के थ्रू ही निकल रहा है, एंड अगर थ्रोन को देखो तो वो भी कहाँ के थ्रू निकल रहा है, स्टेम के थ्रू निकल रहा है। फिर बच्चे इसके आगे और बढ़ती हूँ, तो मैं ये आप अगर ये वाली चीज़ ऑब्ज़र्व करोगे, तो ये भी जो है वो कहीं न कहीं सबके फंक्शन क्या है, देखो सबके फंक्शन क्या है, सबके हैंड के फंक्शन क्या है कि अगर मैं नॉर्मली हैंड का शेप देखूँ तो सबके हैंड का शेप अलग है, लेकिन सबका हैंड का फंक्शन क्या है, सेम ही है। जब बच्चे हैंड का फंक्शन सेम है, तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो कि ये वाला स्ट्रक्चर जो होगा वो कहीं न कहीं आई थिंक एनालोगस होगा या होमोलोगस होगा, वो एक बार आप देख लेना कि कौन-सा है, क्योंकि ज़्यादातर हमें क्या हो जाती है, कन्फ्यूज़न हो जाती है। फिर इसके साथ अगर मैं बोलती हूँ तो अब इतना चीज़ हमने पढ़ लिया, तो अब हम बढ़ते हैं हाइज़ेनबर्ग वाले प्रिंसिपल की तरफ। अब हाइज़ेनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो 3 केस को बताता है, 3 केस को बताएगा, तो एक मीडियम वाला केस है, एक बीच वाला सिनेरियो एंड एक जो है वो आपका लास्ट वाला सिनेरियो है। तो जब आप ये बीच वाले सिनेरियो को देखोगे तो इसका ग्राफ जो होता है कैसा बन रहा है, हायर बन रहा है बट नैरोअर बन रहा है। एंड अगर ये वाला देखोगे तो इसमें पीक जो है वो कहीं न कहीं एक डायरेक्शन में जो है वो कहीं न कहीं शिफ्ट हो रहा है। फिर इसके आगे अगर आप और देखोगे तो ये 2 पीक जो है वो कहीं न कहीं फॉर्म हो रहे हैं, एंड दोनों पीक जो है पेरी-पेरी के थ्रू फॉर्म हो रहे हैं, एंड ये भी स्टेबिलिटी को ही शो करते हैं। फिर अगर इधर देखूँ मैं, तो ये जो है वो आपको डायरेक्टली जो है उसके नेम याद करने पड़ेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में कौन-कौन सी चीज़ें हैं। तो सेमेनियन डॉल्फिन, टाइगर कैट है, बैंडिकूट है, मार्सुपियल रैट हो गया, कंगारू, वॉम्बैट, बैंडिकूट, फूला, मार्सुपियल, मोल, शुगर ग्लाइडर। तो ये सारी चीज़ें तो आपकी कहीं न कहीं प्रेज़ेंट है ऑस्ट्रेलिया में, सारे के सारे लोग मिल रहे होंगे आपको। लेकिन आपको एक सीक्वेंस में जो है वो इनका नेम याद करना पड़ेगा, क्योंकि एडाप्टिव रेडिएशन में काम आते हैं। एंड साथ में जो होता है ये प्लेसेंटल मैमल्स है, जब मैं इनको डिफरेंशिएट करूँगी तो वहाँ पे फिर आपको कन्फ्यूज़न होगी, इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि इनके नेम आपको याद होने चाहिए। एंड अगर नेम बच्चे आपको याद नहीं होते तो आप फटाफट से जाओ और मेरा जो इवोल्यूशन वाला लेक्चर था उसको देखो, उसमें मैंने पूरा शॉर्ट ट्रिक बताया है कि आप जो है उसकी नेमिंग कैसे याद कर सकते हो। फिर इसके साथ मैं आगे बढ़ती हूँ, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ है। अब ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में आप क्या ऑब्ज़र्व करोगे? ह्यूमन एंड हेल्थ एंड डिसीज़ में ये डायग्राम तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आएगा कि क्या हम दीदी यही लाइन लिख के आए पेपर में? पेपर में जो-जो यहाँ पे लाइन मेंशन है, क्या वही लाइन लिख के आए या अपने आप भी लिख सकते हैं? तो देखो बच्चे, आपको जितना कांसेप्ट खुद से क्लियर है, अगर आप वो वाली लाइन लिख के आओगे तो वो चीज़ और ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अगर आपको खुद सारा कांसेप्ट क्लियर है तो आप अपनी लाइन लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, बट डायग्राम जो है थोड़ा-सा ढंग से बना के आना। फिर इन्होंने बोला है ढंग से इन द सेंस कि मतलब डायग्राम की लेबलिंग अच्छी होनी चाहिए। ढंग से इन द सेंस ये नहीं कि बहुत सुंदर डायग्राम बनाना है, ये नहीं। डायग्राम की लेबलिंग अगर अच्छी है तो इसका मतलब वो ठीक है। डायग्राम बेशक से कितना भी बकवास हो, लेकिन अगर आपने लेबलिंग लेबलिंग थोड़ी-सी अच्छे से की है, तो वो रिप्रेजेंटेशन आपके बोर्ड में आपको 5 या 6 नंबर एक्स्ट्रा दिलवाती है। फिर उन्होंने बोला कि अगर ये मॉस्किटो जो है, मॉस्किटो ने इसको बिट करा तो जो भी इसके अंदर स्पोरोज़ोइड थे, इसको इंजेक्ट कर दिया अपने बाइट के थ्रू। फिर इसके आगे अगर मैं मूव करती हूँ एंड आगे जब मूव करोगी तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि ये जो है वो आपका क्या है, पैरासाइट्स है, स्पोरोइड्स है। ये कहीं न कहीं क्या होते हैं, देखो पहले इसने बिट करा, बिट करने के बाद जो भी इसने इंजेक्ट करा, वो कहीं न कहीं हमारा जो होता है डायरेक्टली सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, लिवर में जाएगा। लिवर में फिर क्या होता है, लिवर में पहले आपके 2 सेल मतलब 2 आपके स्पोरोज़ोइड जाएँगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16 बनेंगे, तो इस तरीके से जो होंगे आपका नंबर बढ़ता जाएगा। एंड जब बच्चे आपका इतना नंबर बढ़ जाएगा तो फिर
जैसे ही लिवर सेल में इसका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो लिवर जो है उतना कंट्रोल नहीं कर पाएगा एंड ये सेल जो होंगे सारे फूट जाएँगे। जैसे ही ये सेल फूटता है फिर ये आपके पूरे ब्लड में जो होता है वो मिक्स करना चालू कर देंगे एंड जब ये ब्लड में मिक्स हो जाते हैं तो फिर ये अलग-अलग सिम्पटम जो है वो आपको ऑब्ज़र्व करेंगे एंड फिर ब्लड में मिक्स होने के बाद भी ये बाकी के सेल को भरेंगे एंड बाकी के सेल को भी ब्रस्ट कर देंगे। इस तरीके से जो है वो आपके अंदर जो होता है वो कहीं न कहीं आपका जो भी कैरेक्टर था वो मॉस्क्यूटो का आ चुका, मेल गैमेटोफाइट बना एंड फीमेल गैमेटोफाइट बना एंड फिर अब जब देखो ये वाला जब मच्छर अब देखो पहली बार तो इस मच्छर ने काटा, इस मॉस्क्यूटो ने काटा, वेल एंड गुड। दूसरी बार जो होता है ये मच्छर फिर काटता है, जब दूसरी बार काटेगा तो अब इसके बाद क्या होगा कि जो फीमेल जो मॉस्क्यूटो है, अब जो हमारी बॉडी के अंदर जो मेल गैमेटोफाइट था, फीमेल गैमेटोफाइट था, जो भी बना, वो कहीं न कहीं क्या हो जाता है, इस वापस से इस मच्छर की बॉडी में चला जाएगा एंड फिर जब ये मच्छर की बॉडी में अगेन चला जाता है, तो जो मच्छर का जो गट होता है ना, मच्छर का जो गट होता है, उसके अंदर ये जो भी मेल गैमेटोफाइट है और फीमेल गैमेटोफाइट है, वो आपस में कंबाइन होंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे एंड इसके बाद जो होता है, वो इस तरीके से आपका जो मॉस्क्यूटो होता है, उसके माउथ में क्या होता है, स्पोरोज़ोइट्स का फॉर्मेशन होता है। यही एक प्रोसेस है कि किस तरीके से वो अपने सैलिवरी ग्लैंड के अंदर स्पोरोज़ोइट्स बनाएगा। फिर इसके आगे अगर मैं मूव करती हूँ, तो यहाँ पे जो है वो आपका एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर टू मच इम्पोर्टेंट। यहाँ पे एक साइड ऊपर वाली जो एन साइड होती है, उसको हम क्या कहते थे, एंटीजन साइड कह देते हैं, एंड नीचे जो बेस वाली साइड होगी, उसको हम कौन-सा साइड कह देते हैं, दैट इज़ नीचे बेस वाला साइड जो होता है, उसको सी टर्मिनल कह देंगे। ये जो है आपकी हेवी चेन है एंड जो ऊपर की तरफ है, वो कौन-सी चेन है, आपकी लाइट चेन है। इतनी चीज़ें जानने के बाद अगर हम थोड़ा-सा और आगे मूव करें, तो ये जो स्ट्रक्चर है मॉर्फिन का, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो मेरे एग्ज़ाम में आया था, बोर्ड के एग्ज़ाम में, ये मॉर्फिन का स्ट्रक्चर जो है, मॉर्फिन के स्ट्रक्चर का थोड़ा-सा फीचर्स उन्होंने पूछा था एंड ये स्ट्रक्चर सेम सिमिलर स्ट्रक्चर बना करके उन्होंने ये पूछा था कि ये स्ट्रक्चर किसका था। आपको तो पता ही है कि मॉर्फिन जो है वो एकदम अलग दिखता है एंड अलग दिखने की वजह से जो होता है उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरीके से बनता है। अब ये ध्यान रखना कि किसी-किसी पुरानी एनसीईआरटी में मॉर्फिन का स्ट्रक्चर अलग है, तो आप जो है वो नई वाली एनसीईआरटी का ही पढ़ के जाना मॉर्फिन के स्ट्रक्चर के लिए। फिर उन्होंने बोला है कि अब जो है वो हम फटाफट से एड्स का भी पढ़ लेते हैं। अब एड्स में क्या होता है कि आपका जो ये वायरल प्रोटीन कोड है, ये सबसे बाहर क्या है आपका वायरल प्रोटीन कोड, वायरल आरएनए कोड है। अब जो ये रेट्रोवायरस है, ये कहीं न कहीं इंसर्ट करेगा अपना जो भी जीन है, जो भी कैरेक्टर है, उसको किसके अंदर, जो भी आपका जो ह्यूमन बीइंग्स का बॉडी है, उसके अंदर। तो इसने क्या कर दिया, एनिमल के सेल के अंदर इसको इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करा तो आपका जो मेनली जेनेटिक मटेरियल था, वो अंदर घुसता है। आप देखोगे यहाँ पे तो आपको पता है कि मेनली जो वायरस होता है, वायरस के अंदर तो आरएनए प्रेज़ेंट होता है, तो इसके अंदर एंटर भी क्या करेगा, आपका आरएनए ही एंटर करेगा। जब आपका आरएनए एंटर करता है, तो वायरल डीएनए इज़ प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि जो आपका आरएनए जो है, वो फिर आपका क्या बनाता है, डीएनए बनाता है, यानी आरएनए से जो डीएनए की बनने की प्रोसेस होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कह देते हैं आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है? अगर मैं डीएनए से आरएनए बनाऊँ तो बच्चों क्या होता है वो फिर आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है, लेकिन अगर आरएनए से डीएनए बनाऊँ तो उसको मैं क्या कह देती हूँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कह देती हूँ। फिर इसके आगे अगर मैं आगे मूव करती हूँ तो डीएनए जो होता है वो कहीं न कहीं इनकॉर्पोरेट हो जाएगा किसके साथ? अब जो मतलब जो आपका आरएनए था मतलब जो आपका एनिमल सेल था वायरस का वो कहीं न कहीं कंबाइन हो जाएगा किसके साथ? ह्यूमन के साथ। ह्यूमन वाले जीन के साथ एक बार ये कंबाइन हो गया तो यहाँ पे आप देखोगे कि इस तरीके का बन जाएगा एंड अब क्या होगा कि हमारा जीन और जो आपका इन्फेक्टेड वाला सेल था वो सब मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद क्या होगा कि ये अपना नंबर जो है वो धीरे-धीरे करके बढ़ाएगा एंड जब बच्चे ये अपना सेल का नंबर धीरे-धीरे करके बढ़ाएगा तो एक टाइम आएगा कि ये वायरसेस जो होता है वो कहीं न कहीं आप आपके जितने भी बाकी के सेल हैं उनको इन्फेक्ट कर देगा जैसे ही ये एक्सेस में पहुँचेगा। इस नोट में जो ये लाइन लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका पीवाईक्यू में भी आ चुकी है जो कि नीट में इन्होंने पूछा था। ये पूछा है कि इन्फेक्टेड सेल जो होता है वो सर्वाइव कर सकता है जबकि वायरसेस आर बीइंग रेप्लिकेटेड एंड रिलीज़, यानी कि जो आपका इन्फेक्टेड सेल है वो मतलब सर्वाइव कर सकता है। कब सर्वाइव करेगा वो इन्फेक्टेड सेल जब आपका वायरस से जो है वो रेप्लिकेट कर रहा होगा या फिर रिलीज़ कर रहा होगा। देखो इन्फेक्टेड सेल तो सर्वाइव ऐसा नहीं है कि इन्फेक्टेड सेल बाकी सेल को मारने के लिए निकला है, नहीं, वो सर्वाइव तो करेगा लेकिन साथ के साथ इन्फेक्शन जो वो फैलाएगा वो चीज़ अलग है। फिर इसके बाद जो है वो आपके और थोड़े ड्रग्स की तरफ हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे ओपियम पोपी। ओपियम पोपी जो होता है वो भी आपका इन्वेंशन है, इसका भी फ्लावर का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। जो आपका कैनबिस सटाइवा है, उसका भी स्ट्रक्चर पता होना चाहिए एंड कैनबिस सटाइवा और धतूरा में बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ मत हो जाना। साथ में जो है वो आपका कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल है, तो ये सारे के सारे ड्रग्स वाले स्ट्रक्चर जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर बच्चे मैं इसके आगे मूव करूँगी तो यहाँ पे है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो जो ये बच्चे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है, इसमें डायग्राम सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं बता दूँ कि आपके लिए कौन-सा डायग्राम इंपॉर्टेंट है। एक तो ये जो बैक्टीरियोफेज, आई थिंक दिस इज़ योर डायग्राम फॉर बैक्टीरियोफेज, येस दिस इज़ द डायग्राम फॉर बैक्टीरियोफेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो होता है वो आपका हेड वाला पार्ट होता है, फिर कूलर वाला पार्ट होता है, फिर टेल वाला पार्ट होता है। टेल की देखो ये वाला पार्ट जो होगा टेल कहलाएगा एंड जो टेल के नीचे लग रखी है वो टेल की प्लेट कहलाएगी। फिर इसके बाद जो होता है पिन्स होगा, पिन्स के बाद जो होता है प्रॉन्स। आप कहोगे प्रॉन्स क्या है? तो प्रॉन्स जो है वो मेनली मदद करते हैं क्या करने के लिए? अटैचमेंट करने के लिए। फिर जो आपका ये जो दूसरा वाला वायरस है वो आई थिंक एडिनो वायरस है, तो ये
ये जो आपका जो दूसरा डायग्राम हो जाएगा वो किसका चला जाएगा आपका एडिनो वाले वायरस का। फिर इसके बाद जो तीसरा डायग्राम है वो बच्चे कौन-सा चला जाता है टोबैको, मोज़ैक वायरस। बस आप इसका स्ट्रक्चर याद कर लो। बाकी इसकी डिटेल में जाने की अभी आपको कोई ज़रूरत है नहीं है। डिटेल इतनी इवन तो आपके जो नीट का पेपर हुआ था उसमें भी नहीं पूछी गई है। फिर इसके आगे मैं मूव करती हूँ, तो जब इसके आगे मूव करूँगी तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो पहला जो पेट्री डिश है ये वाला डिश है, जो दूसरा डिश है ये वाला डिश है। पहला वाले में जो होता है ये हमेशा ये 2 डायग्राम बना के दे देते हैं, तो पहला वाला ध्यान रखो कि ये कौन-सी कॉलोनी है, आपकी बैक्टीरिया की कॉलोनी है। बट जो आपकी दूसरी वाली कॉलोनी है वो बच्चे किसकी कॉलोनी है, ये वाली कॉलोनी जो है वो आपकी रिलेटेड है किससे? फंगस की कॉलोनी। तो ये चीज़ जो है वो इन दोनों के बीच में क्या है डिफरेंस है। ये कॉलोनी जो होगी वो किसकी बन जाएगी? फंगस की। फिर इसके आगे देखो फंगस की कॉलोनी जो होती है वो एक ही जगह इकट्ठा होती है, जबकि आपकी बैक्टीरिया की जो कॉलोनी है वो पूरे प्लेट में, पूरे डिश में यानी जो भी आपने यहाँ पे डिश ले रखी है उस पूरी डिश में क्या हो जाती है, फैल जाती है। फिर इसके आगे हम बढ़ेंगे तो ये जो है वो आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का डायग्राम है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का डायग्राम आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे से नोट में लिख-लिख के आ जाना, उतने से भी आपको मिल जाएगा। अब ये वाला जो है वो किस तरीके से प्रोसेस होगा, तो यहाँ से हमने क्या करा, जहाँ से आपने कंटेनर के अंदर डंग भी डाला एंड साथ में वाटर भी डाला। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी आपका डंग होता है, वो कहीं न कहीं क्या होता है नीचे बैठ जाता है। आपको पता है कि डंग हैवी होगा, डंग नीचे बैठ जाएगा और जो वाटर होगा वो भी बैठ जाएगा। अब क्या होगा इसके बाद कि ये जो डाइजेस्टर है यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसके साथ क्या होता है कि जो आपका डंग बैठ गया, वहाँ से डंग से फिर हम गैस को रिलीज़ करवाते हैं। गैस को रिलीज़ करने के बाद यहाँ पे फिर आपका गैस का फॉर्मेशन होता है एंड गैस का एक बार फॉर्म हो जाए, तो ये गैस होल्डर जो होता है, फिर वो थोड़ी देर के बाद जो होता है, वो आपका गैस रिलीज़ कर देता है। फिर आप कहोगे कि जो डंग का जो वेस्ट मटीरियल था, सॉलिड मटीरियल था, वो कहाँ जाएगा? तो उसके प्यूरिफिकेशन के लिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, स्लज लगाया है। फिर इसके साथ और आगे मूव करूँगी तो अब देखते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस की तरफ। तो ये बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस है टू मच इम्पोर्टेंट, इसके सारे डायग्राम इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको 2 डीएनए लेना है, एक वेक्टर डीएनए लेना है, एक फॉरेन डीएनए लेना है। तो वेक्टर डीएनए अगर आपने लिया, तो उसका सीक्वेंस बिल्कुल सेम है, जीए टीटीसी है, बस कंडीशन इज़ दैट कि आपको ब्रेक डाउन हर जगह जी और ए के बीच में करना है। तो अब देखो यहाँ पे पहले मैंने वेक्टर जीन ले लिया, फॉरेन डीएनए ले लिया। एक कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि जिस जगह से आप वेक्टर को काट रहे हो, उसी जगह से आपको फॉरेन को भी काटना है। आपने इन दोनों को काट दिया जी और ए के बीच में, यहाँ फिर से भी काट दिया जी और ए के बीच में, फिर बाद में जाकर के दोनों को कंबाइन कर दिया। इन दोनों को कंबाइन करने के बाद बच्चे ये क्या बन जाता है, आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। फिर इसके साथ अगर मैं और मूव करूँ 11.2 वाले फिगर में, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि आपका 2 तरीके का अगेन डीएनए, फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए, फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए को बिल्कुल एंडो यहाँ पे आप कहीं न कहीं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ले लो या फिर आप एंडोन्यूक्लियस जो है उसका भी यूज़ कर सकते हो एंड आपको ये बात अगेन ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपका जो फॉरेन डीएनए वेक्टर डीएनए उसको एक ही जगह से काटोगे। अगर आप इसको जहाँ से काट रहे हो बिल्कुल सेम जगह से इन दोनों को काटोगे एंड इन दोनों को फिर जोड़ दोगे। जोड़ने के बाद आपने लाइगेज़ कर दिया। लाइगेज़ करने के बाद क्या हुआ, आपका ट्रांसफॉर्मेशन विजिबल होगा एंड ट्रांसफॉर्मेशन की वज़ह से क्या होगा कि जो आपका रिकॉम्बिनेंट बना है उसको मैं सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाऊँगी एंड जब एक बार ये सेल के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है तो बच्चे इसको क्या कह दूँ मैं, ट्रांसफॉर्मेट कह दूँगी, ठीक है? ट्रांसफॉर्मेट जो होता है वो आप एक तरीके से जो होगा वो फॉर्म हो जाएगा। फिर अगला डायग्राम जो है टू मच इम्पोर्टेंट है। ये पहला वाला डायग्राम तो उतना नहीं भी है लेकिन पीबीआर 322 का डायग्राम आपको एकदम टिप्स में होना चाहिए। जो पहला वाला डायग्राम है वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का डायग्राम है। ये सिर्फ इतना ही बताता है कि जो बड़ी जो हाँ, आई
इस वाले स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो जो आपका लार्जेस्ट वाला सेल था एंड दूसरा वाला सेल जो है वो बच्चे कौन-सा वाला हो जाएगा? स्मॉलेस्ट वाला सेल हो जाएगा। तो जो आपका लार्जेस्ट वाला सेल था उसका साइज़ जो बड़ा होता है तो ये आपके जस्ट जो भी 1, 2, 3, 4 है उसके जस्ट पास प्रेज़ेंट होगा एंड जो चीज़ जितनी ज़्यादा डीएनए में साइज़ छोटा है वो चीज़ जो होगी वो उतनी ज़्यादा दूर जाकर के अरेंज हो जाएगी। फिर इसके साथ अगर मैं मूव बताती हूँ यहाँ पे दैट इज़ आपका पीवीआर 322 का डायग्राम। तो ये जो डायग्राम है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि पीएसटी 1 है, पीवीयू 1 है एंड इकोआर 1 है एंड क्ले 1 है एंड थर्ड साथ में क्या है हिंद थर्ड है। ये सीक्वेंस जो है बच्चे आपको याद होना चाहिए। आपको ऐसे पता होना चाहिए कि आपके 2 सिलेक्टेबल मार्कर है एंड फिर इसके बाद पीवीयू 1 है एंड पीएसटी 1 है, ठीक है? फिर इसके बाद जो है आपका टेट्रासाइक्लिन है उसमें क्या है आपका बामेच-1 है एंड जो दूसरा वाला है वो कौन-सा हो जाएगा? साल-1 हो जाएगा। तो जब आप इस तरीके से इस स्ट्रक्चर को देखोगे, इस तरीके से आप जो है वो कहीं न कहीं इस स्ट्रक्चर को ऑब्ज़र्व करोगे तो आप जो है वो समझ सकते हो कि मतलब आपको क्या-क्या चीज़ें जो है वो कहीं न कहीं करनी पड़ेगी। फिर मैं इसके साथ अगर थोड़ा-सा और आगे मूव करूँ एंड आपको थोड़ा-सा और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, तो इस वाले में देखो पीवीयू 1 और पीवीयू सेकंड में हमेशा कन्फ्यूज़न होती है कि किसको हम पहले लिखें। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अब देखो यहाँ पे जो चीज़ है, वो ये चीज़ है कि सिंपली अगर आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो है वो अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पे क्या बचा है आपका पीवीयू 1 है एंड पीवीयू सेकंड है। तो यहाँ पे आप ऑब्ज़र्व करोगे कि अगर मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे बच्चे सेकंड लिखा है, तो आप यहाँ से सिंपली ये चीज़ जान सकते हो, ये चीज़ समझ सकते हो कि पीवीयू 1 देखो मैं हमेशा अपने टाइम में मैं कैसे याद करती थी, मेरा नाम है वैष्णवी। तो जब मेरा नाम है वैष्णवी तो वी जो होती है वो हमेशा प्रायोरिटी में 1 आती है। तो हमेशा जो है वो बच्चे मैं किसको वी को प्रायोरिटी में 1 रखूँगी एंड वी अगर 1 चला जाता है तो पहला वाला स्ट्रक्चर जो होता है वो कौन-सा चला जाएगा? आपका पीवीयू 1 वाला चला जाएगा। फिर इसके साथ अगर मैं दूसरा स्ट्रक्चर है उसमें देखूँ तो वो कौन-सा चला जाता है? पीवीयू सेकंड चला जाएगा। फिर इसके साथ अगर मैं देखूँ तो टेट्रासाइक्लिन में क्या हो जाता है? बामेच-1 साथ बामेच-1 साइट है एंड दूसरा साइट जो है साल-1 है। फिर इसके साथ अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये जो लास्ट वाला अब देखो ये वाला स्ट्रक्चर तो इको आर-1 का हो गया एंड इको आर-1 का नहीं पीबीआर-322 का। तो अगर मैं यहाँ पे बच्चे और थोड़ा-सा अच्छे आपसे आपको एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे जो रेप्लिकेशन वाली लाइन है ना कि जो आपका रोप है, ये रोप का फंक्शन है। ये रोप का फंक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो ओराई का फंक्शन तो बहुत बच्चों को पता होता है, तो इसलिए बोर्ड क्या करेगा वो रोप का फंक्शन आप लोगों से पूछ लेगा। तो आपको रोप का भी पता होना चाहिए। रोप इज़ जस्ट रिलेटेड टू योर एप्लीकेशन। तो ये कहीं न कहीं जो आपका प्लास्मिड होता है उसका किस फंक्शन में इन्वॉल्व है, रेप्लिकेशन करने में इन्वॉल्व है। एंड अगर मैं इस वाले स्ट्रक्चर को देखूँ, तो इस वाले में क्या हो जाता है कि अब देखो इस ये जो है इस वाले प्रोसेस को बच्चे हम क्या कह देते हैं यहाँ पे स्पूलिंग कह देते हैं। अब स्पूलिंग में क्या होता है कि स्पूलिंग अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो आपने अभी भी प्रैक्टिकल करा होगा अपने लैब में। मैंने भी करा था उस वक़्त मेनली जो हम बनाना लेते हैं, बनाना का क्या करते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो तो हम बनाना लेंगे, बनाना को लेने के बाद पहले बनाना को अच्छे से क्रश कर देते थे। क्रश करने के बाद फिर हम उसमें चिल्ड इथेनॉल और ये सारी चीज़ें जो भी आपकी लैब में अवेलेबल होती है वो लेते थे। फिर उसके बाद जो स्पूलिंग के लिए आप मतलब एक ऐसे पेन अभी तो मेरे हाथ में पेन है लेकिन वहाँ पे लैब में वो प्रेज़ेंट होता है तो उससे हम निकालते हैं। तो जब हम उससे निकालेंगे तो आप देखोगे कि जो आपका डीएनए है वो कहीं न कहीं पूरे मतलब जो भी आपका नीचे सब्सटेंस है उससे पूरा हट करके निकल कर के बाहर आएगा एंड डीएनए दैट सेपरेट वन कैन रिमूव बाय स्पूलिंग और जो डीएनए बाहर निकल रहा है उसको हम इस चम्मच के थ्रू या जो भी आपका स्पून है, जो भी आपका स्टेर है उसके थ्रू क्या कर सकते हैं बाहर निकाल सकते हैं। इसी के साथ अगर मैं थोड़ा और आगे मूव करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे दैट इज़ योर ये पीसीआर, पीसीआर का देखो पीसीआर का अगर क्वेश्चन आएगा तो ये वाला डायग्राम 110% आप ज़रूर बना के आना। ये डायग्राम आपकी बहुत मदद करेगा। ये डायग्राम जो है वो सिंपली क्या कहता है कि आपका जो पीसीआर है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है एंड फिर जब जब ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो पहले क्या करो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को अलग कर लो, हीटिंग प्रोवाइड करो 95 से कहाँ तक 95 से 96 डिग्री सेल्सियस तक होता था। जब मैंने ये चीज़ प्रोवाइड की तो फिर उसके बाद जो होता है ये दोनों चीज़ें सेपरेट हो गई। सेपरेट होने के बाद आप यहाँ पे ऑब्ज़र्व करोगे तो बच्चे आपका एक प्राइमर जो होता है, जो छोटे साइज़ का प्राइमर होता है वो कहीं न कहीं आपके 2 साइड पे अटैच हो जाएगा, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ। तो जो नीचे साइड पे अटैच हो रहा है वो 3 डैश साइड हो रहा है एंड जो ऊपर की तरफ हो रहा है वो भी 3 डैश साइड हो रहा है। तो इस हिसाब से हम ये कह इसे क्या कह देंगे एनेलिंग कह देंगे। फिर इसके बाद हम देखें तो एनेलिंग के बाद यही वाला जो डीएनए है वो दोनों साइड क्या होता है एक्सटेंड हो जाता है एंड जब दोनों साइड एक्सटेंड होगा तो उसको हम क्या कह देते हैं एक्सटेंशन कह देते हैं। फिर इसके आगे अगर हम पढ़ेंगे तो दैट इज़ और एम्प्लीफाइड 1 बिलियन टाइम्स। अब ये लेक्चर जो मैं पढ़ा रही हूँ, वो लेक्चर आपको इतनी स्पीड में इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि दैट इज़ कल आपका एग्ज़ाम है एंड आपको जो है वो थोड़ा-सा पता होना चाहिए, थोड़ा-सा स्पीड अभी अच्छी रहेगी तो वो फिर आपको थोड़ा-सा लेक्चर भी अच्छा लगेगा, समझ भी अच्छे से आएगा। फिर इसके बाद बच्चे जो है वो आपका जो ये वाला
बायोरिएक्टर है, बायोरिएक्टर अगेन इम्पोर्टेंट है। देखो, बायोरिएक्टर का डायग्राम अगर आप एग्ज़ाम में बनाते आते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन बायोरिएक्टर का ज़्यादातर आपको लेबलिंग करने के लिए आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो सबसे ऊपर जो पार्ट है उसे हम क्या-क्या देंगे। देखो, ए वाला लेटर अल्फाबेट सबसे पहले आता है, तो इसलिए जो सबसे पहला वाला स्ट्रक्चर है वो है एसिड बेस पीएच कंट्रोल। दूसरा वाला जो है वो किसके लिए है, वो है आपका स्टीम फॉर स्टरलाइज़ेशन। फिर इसके बाद अगर मैं बोलूँ तो ये वाली चीज़ जो है वो आपका मोटर है। मोटर के बाद जो है बच्चे आप यहाँ पे ऑब्ज़र्व करोगे तो ये क्या है, फोम ब्रेकर है। फोम ब्रेकर के बाद ऑब्ज़र्व करोगे तो यहाँ पे फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर है। फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर के बाद अगर आप थोड़ा-सा और आगे बात करोगे तो दैट इज़ योर कल्चर ब्लूज़। कल्चर ब्लूज़ के बाद आपका स्टीराइल लेयर है। स्टीराइल लेयर जो आपका मतलब एकदम साफ होके एयर जा रहा है उसको हम स्टीराइल वर्ड से जोड़ देते हैं। फिर इसके बाद अगर आप दूसरा वाला केस देखोगे तो ये स्पार्ज टैंक है। जब आपका स्पार्ज टैंक है तो इसमें क्या होता है कि आप यहाँ पे ऑब्ज़र्व करोगे कि जो आपका ऊपर वाला एरिया यानी ये वाला जो एरिया है वो कहीं न कहीं क्या हो रहा है बच्चे इंक्रीज़ हो रहा है, एंड जब ये इंक्रीज़ हो रहा है तो इंक्रीज़ सरफेस एरिया हो जाएगा किसके लिए? ऑक्सीजन के ट्रांसफर के लिए। फिर मैं अगर थोड़ा-सा और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँ तो इसमें जब आपका ऑक्सीजन गैस जनरेट होगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन गैस का कहीं न कहीं एंटरटेनमेंट हो रहा है, बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, डायनामेटिकली बहुत बुरी तरीके से फॉर्म हो रहा है, एंड इस तरीके से जो आपका ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया है ये सरफेस के ज़िगज़ैग होने की वज़ह से और इंक्रीज़ हो रहा है। फिर इसके आगे अगर मैं मूव करूँ तो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का भी ये डायग्राम है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि आपका जो ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर होता है कितने अमाइनो एसिड से मिलकर के बना है? 51 अमाइनो एसिड से। तो अगर मैं 51 अमाइनो एसिड को जोड़ूँ, थोड़ा-सा कंबाइन करूँ, तो यहाँ पे मैं देखूँगी कि ये जो है वो आपका पूरा स्ट्रक्चर है, इसे हम कह देते हैं प्रोइंसुलिन। जब मैं यहाँ पे बच्चे प्रोइंसुलिन की बात करती हूँ, तो प्रोइंसुलिन में आप देखोगे कि ये स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में आपको ये पता होना चाहिए कि देखो, सबसे पहले ये तो नीट का क्वेश्चन है कि आपको प्रोस इंसुलिन का जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें कितने सल्फाइड बॉन्ड होते हैं? तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 3 सल्फाइड बॉन्ड है इसके केस में। लेकिन जब बच्चे देखो, जो आपका इम्मैच्योर था, है ना? जो आपका इम्मैच्योर है, उसमें भी आपको जो है वो कहीं न कहीं 3 सल्फाइड बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं, एंड जब आपका मैच्योर होगा, तब भी आपके जो है 3 सल्फाइड बॉन्ड जो है आपको देखने को मिल रहे हैं, ये रहे आपके 3 सल्फाइड बॉन्ड, तो आप ये इसे लिख सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि जो आपका प्रोइंसुलिन है, यानी जो इम्मैच्योर वाला है, उसमें आपका सी वाला चेन भी प्रेज़ेंट होगा। तो हम क्या कर देते हैं कि बाद में सी वाले चेन को, इस ग्रे वाले स्ट्रक्चर को, ये जो ग्रे वाला स्ट्रक्चर है, इसको रिमूव कर देंगे, सी वाले को हटा देंगे, तो आपका क्या बन जाता है? मैच्योर बन जाता है। यही चीज़ हम पहले पढ़ के आए हैं। अब अगर मैं थोड़ा-सा और आगे मूव करूँ एंड आपको जो है वो थोड़ा-सा और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, तो अब थोड़ा-सा ऑर्गेनिज़्म एंड पॉपुलेशन की तरफ भी बढ़ते हैं, एंड इसके बाद जो है ये वाला टेबल अगेन इम्पोर्टेंट है। प्लस-प्लस है तो आपका मेचनिज़्म, दोनों का बेनिफिट, नेगेटिव-नेगेटिव है तो दोनों का नुकसान, दैट इज़ योर कॉम्पिटिशन। एक प्लस है तो एक माइनस है, दैट इज़ योर प्रिडेशन। एक प्लस है तो एक माइनस है, दैट इज़ योर पैरासिटिज़्म। एक प्लस है तो दूसरा 0 है, दैट इज़ योर कॉमेंसेलिज़्म। एक नेगेटिव है तो दूसरा 0 है। 0 का ध्यान रखना कि 0 वाले को हम देखो नेगेटिव वाला केस तो है ही, लेकिन 0 वाले के केस को हम क्या कह रहे थे कि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, यानी ना तो उसको बेनिफिट हो रहा है, ना ही उसको नुकसान हो रहा है, तो वो एमेंसेलिज़्म का केस बन जाएगा। अब फर्दरली आप जो है वो ये टेबल अगर बना के आओगे एग्ज़ाम में तो दैट विल लुक्स वेरी ग्रेट। फिर इसके बाद जो है वो हम कहीं न कहीं पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसको ऑब्ज़र्व करेंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो पहला वाला डायग्राम है वो कौन-सा ग्राफ है, दैट इज़ योर एक्स्पोनेंशियल ग्राफ है। बच्चे, और जो दूसरा वाला ग्राफ है वो कहीं न कहीं जो आपका रियल में एक्ज़िस्ट करता है वो वाला ग्राफ है। मैं ये कहती हूँ कि अगर मैं रियल वाला केस देखूँ तो वो आपका ये पहला वाला जो होगा वो नहीं होगा। एक्स्पोनेंशियल केस कभी भी पॉसिबल नहीं होती, ये सिर्फ़ हमारी एज़म्पशन होती है। हमारा ये कंडीशन होता है, हम ये ऑब्ज़र्व मतलब हम जो है ये ऐसा मान लेते हैं कि ऐसा-ऐसा होगा, लेकिन एक्स्पोनेंशियल कंडीशन कभी भी नेचर में एग्ज़िस्ट नहीं करती। क्या आपको लगता है कि कभी आपका नेचर के अंदर आपका हर चीज़ एक्स्ट्रा ही आपको मिलेगा? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। जो रियल कंडीशन होती है वो हमेशा आपका सिग्मॉइड कर्व जो होता है वो बताती है, जिसमें आ जाती है आपकी कैरिंग कैपेसिटी। अगर मैं आपको कैरिंग कैपेसिटी थोड़ा शॉर्ट में बताऊँ तो कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है कि अगर मान लो आप एक गाड़ी में बैठ रहे हो एंड गाड़ी में बैठने के लिए आपके पास 4 जने की सीट है, तो उसमें आपकी टोटल कैरिंग कैपेसिटी कितनी हो गई? 4 हो गई। अब उसमें आप चाहे 2 बैठो, 3 बैठो, लेकिन 4 से ज़्यादा तो बैठ नहीं सकते हो। तो मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी कितनी होगी आपकी गाड़ी की? 4। ऐसे ही एनवायरनमेंट की मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी जो होती है उसको हम के से डिनोट करते हैं। एंड इसके बाद बच्चे, जो आपका ये वाला फॉर्मूला है डीएन इज़ इक्वल्स टू आरएन वाला फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके साथ अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ती हूँ तो यहाँ पे आपका पोस्ट रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव एंड ये सारी चीज़ें। अब देखो यहाँ पे हमेशा एक्सपेंडिंग ग्रोइंग ग्राफ जो होता है वो आपको क्या कहता है कि आपका बेस जो होगा वो एकदम ब्रॉड होगा, एंड ऊपर चल के ये एकदम क्या होता जाएगा, मतलब छोटा होता जाएगा। तो देखो आप ये समझो कि प्री का मतलब क्या हो गया, हमारे परदादा वगैरह, हमारे जो मेनली एंसेस्टर थे। देखो, प्री बोर्ड हम देते हैं ना, बोर्ड के पेपर से होने से पहले, तो दैट इज़ प्री रिप्रोडक्टिव, यानी रिप्रोडक्शन होने से पहले वाली जनरेशन, ठीक है? तो प्री रिप्रोडक्टिव वाला एरिया हो गया, फिर रिप्रोडक्टिव वाला केस हो गया, फिर जो है वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव यानी रिप्रोडक्शन होने के बाद फिर आपको जो चीज़ ऑब्जर्व होगी वो। तो ये एक्सपेंडिंग ग्राफ है, फिर आपका स्टेबल ग्राफ है एंड डिक्लाइनिंग ग्राफ है। फिर अगर आपको ये थोड़ा-सा जानना है कि यूआरएन ग्राफ कौन-सा होता है एंड फर्दरली आपका वीएन ग्राफ कौन-सा होता है, इतनी डिटेल जाननी है तो आप जो है वो मेरा वीडियो देख सकते हो। वो वीडियो मैंने वन शॉट में अवेलेबल करवाया था। वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि हाँ, आपके कौन-कौन से ग्राफ
और भी मतलब किस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन जो है वो घुमा के पूछ सकते हैं। अब बच्चे अब मैं मूव करती हूँ इकोसिस्टम की तरफ, तो इकोसिस्टम के भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है, कुछ तो इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है कि इकोसिस्टम, अगेन मैं ये कहूँगी कि ये डायग्राम में जितनी भी लेबलिंग है वो आप अपने हिसाब से करके आना। ज़रूरी नहीं है कि एनसीईआरटी की लाइन लिख रहे हो, क्योंकि याद करने में आपको टाइम लगेगा। तो हमारे पास ट्री था, ट्री की पत्ती गई, पत्ती गिरी, पत्ती सूखी, पत्ती सूख गई तो फिर क्या होगा, उसके ऊपर जो है वो इंसेक्ट खाने के लिए आ जाएँगे। जैसे ये खाने के लिए आएँगे, अर्थवर्म ने इसे भर-भर के खाया, भर-भर के खाया तो फिर अर्थवर्म जो है वो कहीं न कहीं अब यहाँ पे या तो ये मतलब ये वाला केज होगा वो आगे चला जाएगा, यानी कि ये मतलब आगे जाने का मतलब ये है कि मतलब ये फर्दरली अर्थवर्म को भी तो कोई खा लेगा। तो ये इस तरीके से अगर अर्थवर्म को किसी और तीसरे ने खा लिया तो ये पूरा आपका फूड वेब जो है वो फॉर्म हो जाएगा। फिर इसके साथ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो आपका दूसरा कंडीशन है, दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि ये जो आपका अर्थवर्म है वो कहीं न कहीं उसी सॉइल में रह करके फिर डेड हो जाएगा। डेड होने के बाद वो कहीं न कहीं सॉइल की फर्टिलिटी जो है उसको बढ़ा देगा एंड फर्टिलिटी बढ़ाएगा। तो आपके जो भी बाकी के प्लांट सब है वो कहीं न कहीं अच्छे से क्या हो रहे होंगे, ग्रो हो रहे होंगे। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो। दूसरा केस ये भी है कि आपका जो मेनली अगर मान लो कि जो डिकम्पोज़र्स होते हैं, अब आपको पता है कि मशरूम इज़ अ डिकम्पोज़र, तो मशरूम जो है वो कहीं न कहीं एक डिकम्पोज़र है, तो वो फिर फर्दरली जो होता है वो अर्थवर्म का बेनिफिट उठा लेगा। फिर उसके बाद देखो अब इन्होंने बोला कि फिर फर्दरली अब जो आपका मशरूम था, मशरूम को भी तो फिर मशरूम का भी तो एक वो आएगा, तो मशरूम को भी खाने के लिए कौन आता है? फिर अगेन अर्थवर्म आएगा, फिर खाएगा उसे और फिर उस तरीके से फिर वो और आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा रहा होगा। तो देख रहे हो अर्थवर्म का काम कितना अच्छा है। एंड फिर बाद में जाकर के सब जो होता है वो आपका अर्थवर्म भी जो होता है वो मिट्टी में मिल जाता है। जिस तरीके से हमारी बॉडी में मिट्टी में मिलती है, वैसे ही एट लास्ट अर्थवर्म भी मिट्टी में मिल जाता है। फिर दूसरा केस ये वाला जो तीसरा केस है, ये डायरेक्टली केस ये है कि जो आपका अर्थवर्म है, हो सकता है वो आपका डेड हो जाए एंड अगर वो डायरेक्टली डेड हो जाएगा, तो फिर वो डायरेक्टली आपके सॉइल के अंदर मिल जाएगा। तो दैट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर इकोसिस्टम। इसके बाद बच्चे ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको अलग-अलग ट्रॉपिक लेवल पता होना चाहिए। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल एंड फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। मैं ये कहती हूँ कि प्रोड्यूसर जो है वो पहला वाला लेवल का होता है, कंज्यूमर जो होता है वो आपका हमेशा सेकंड वाले लेवल से स्टार्ट होता है। तो दैट इज़ पहला वाला लेवल जो है बच्चे क्या है, प्रोड्यूसर्स वाला लेवल है। जो दूसरा वाला लेवल है वो अगर मैं ऑब्जर्व करूँ, आपको एक्सप्लेन करूँ, तो जो दूसरा वाला लेवल है वो कौन-सा चला जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर का, तीसरा वाला लेवल सेकेंडरी कंज्यूमर का एंड जो चौथा वाला लेवल है वो टर्शियरी कंज्यूमर का। एंड यहाँ पे जो-जो एग्जांपल यहाँ पे इन लोगों ने ले रखे, एक बार आप इसे पढ़ लेना, याद रहे पेपर में तो बढ़िया, ना ये रहे तो आप खुद बना कर के दिखाना। ठीक है? जितना हो सके उतना पेपर में बना के लिखोगे, अपनी रिप्रेजेंटेशन से लिखोगे, तो वो पेपर अपने आप ही अलग-सा दिखता है। अब जो है वो हम कहीं न कहीं इसमें भी टॉपिक लेवल देख लेते हैं, तो ये मेनली बच्चे आपकी फूड चेन है, ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ मैंने एक फूड वेब को दिखाने के लिए आपको थोड़ा-सा ये डायग्राम मैं लाई थी आप लोगों के लिए। फिर इसके बाद जो है ये एनर्जी वाला डायग्राम है, तो ये एनर्जी वाला डायग्राम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एनर्जी वाले डायग्राम में हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपसे मेनली ये लोग पूछते हैं कि आपका एनर्जी का फ्लो कैसा होता है, तो एनर्जी वाले डायग्राम के लिए आपका हमेशा जो ग्राफ होता है, वो कौन-सा वाला बन रहा होता है? ये जो पहला वाला ग्राफ मैंने यहाँ पे रिप्रेज़ेंट करा है, वो कहीं न कहीं आपका ग्राफ बनेगा जब आपका कहीं न कहीं एनर्जी के लिए पूछता है। एनर्जी के लिए हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा अपराइट वाला ग्राफ बनता है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, अपराइट वाला बना दिया। अब इन्होंने यहाँ पे ग्रासलैंड का बोल रखा है। ग्रासलैंड में जैसे अगर आपको याद हो, तो आपको पता है कि जो आपके मेनली जो प्रोड्यूसर होते हैं देखो ग्रासलैंड में क्या आ गया कि आपका प्लांट आ गया। प्लांट को खाने वाले इंसेक्ट थोड़े कम होंगे। फिर इंसेक्ट को खाने वाले मान लो इंसेक्ट को खाने वाला फ्रॉग है तो फ्रॉग और कम होगा। फिर लॉयन जो होगा वो तो फ्रॉग के कंपैरिज़न में और कम होगा। तो इस तरीके से आपका ग्राफ जो होगा वो डेवलप हो रहा होगा। फिर इसके साथ अगर पिरामिड ऑफ बायोमास पे देखो तो पिरामिड ऑफ बायोमास जो है वो कहीं न कहीं क्या दिखा रहा होगा, डिक्रीज़ दिखा रहा होगा। अब देखो यहाँ पे जो डायग्राम है, ये कहीं न कहीं ये जो पहला वाला डायग्राम है, ये तो कहीं न कहीं आपका इंक्रीज़ दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं बायोमास की बात करूँ बच्चे, तो बायोमास के केस में जो आपका डायग्राम होता है वो अपोज़िट होता है। अपोज़िट होने का मेन रीज़न ये है कि देखो जो फाइटोप्लैंक्टन है, जो पानी के अंदर मेनली प्रेज़ेंट होते हैं, तो पौधे तो आपके पास बहुत सारे हैं, आई नो। लेकिन उस फाइटोप्लैंक्टन से कम क्या होंगे? उनको खाने वाले ज़ूप्लैंक्टन। फिर ज़ूप्लैंक्टन से कम क्या होंगे? उनको खाने वाली फ़िश। फिर उससे कम क्या होगा? जो बड़ी वाली फ़िश होती है वो कम होंगे। तो इस हिसाब से इसका डायग्राम जो होता है उल्टा हो जाता है। फिर इन्होंने देखो इन्होंने भी एनर्जी के लिए कैसे ग्राफ बना रखे हैं आपका राइट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। फिर इसके साथ अगर मैं थोड़ा और आगे मूव करूँ दैट आई विल टॉकिंग हियर फॉर बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। अगेन ये ग्राफ जो है वो आपको बनाने के लिए नहीं आएगा। दिस ग्राफ इज ओनली फॉर योर रिप्रेजेंटेशन एंड लेबलिंग करने के लिए आएगा। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। अब देखो इस वाले ग्राफ के लिए आप छोटी सी ट्रिक जो है वो अप्लाई कर सकते हो अपने माइंड में बैठाने के लिए। एंड वो ट्रिक जो है वो बच्चा आपसे क्या कहती है, वो ट्रिक कहती है कि अगर आपको इन्वर्टिब्रेट का सीक्वेंस जो है वो बच्चे याद करना है, तो उस केस में आपको पता होना चाहिए सीएमओ से याद करो, यानी क्रस्टेशियन पहले, फिर मोलस्क है, देन इंसेक्ट है। एंड सीएमओ से याद करोगे तो देखो यहाँ पे मतलब यहाँ पे अगर याद करोगे तो दैट इज सीएमआई। ठीक है।
ठीक है? CMI एंड ओ जो है वो ऊपर है। तो ऐसे करके याद करो OCMI, 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 ओसी या फिर ऐसे याद कर लो ओसीमाई कैसे भी याद कर लो, जैसे भी आपको आसानी से पता लगे। एंड जो दूसरा है वो वर्टिब्रेट है। वर्टिब्रेट के केस में फिशेस सबसे ज्यादा, देन मैमल्स, फिर बर्ड्स, फिर रेप्टाइल्स, फिर एम्फीबियन। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। आप देखो इसको याद करने का तरीका कितना सिंपल है। जिन जिन बच्चों ने एनिमल किंगडम पढ़ा होगा उनको ये पूरा सीक्वेंस याद होगा कि फिशेस, फिशेस के बाद आई एम्फीबियन, एम्फीबियन के बाद है रेप्टाइल, रेप्टाइल के बाद बर्ड्स, बर्ड्स के बाद मैमल्स। तो इस हिसाब से आप कर सकते हो। फिर इसके हिसाब से अगर मैं जो दूसरा डायग्राम है वो देखो तो फंजाई की पॉपुलेशन ज्यादा एंड जियोस्पर्म की पॉपुलेशन ज्यादा। अब आपको मेन दिक्कत होगी मोसेस, फॉर्न्स और एल्गी लाइकेन्स में। तो ऐसे समझो कि देखो मैंने तो अपने टाइम में ऐसे याद करा था, अब आपको पता है ये चीज आपको भी पता होगी कि एल्गी और लाइकेन को अगर मैं बना दूं, एल्गी और लाइकेन्स को अगर मतलब अगर मैं ये जोड़ दूँ जस्ट वेट फॉर 1 सेकंड, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, किन दोनों की मैं बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर मैंने फंजाई और एल्गी को जोड़ दिया बच्चे, जब मैंने फंजाई और एल्गी को जोड़ा तो तब जाके आपका लाइकेन जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो वही चीज़ मैं कह रही हूँ कि फंजाई और एल्गी को जोड़ दो, देन दिस विल लीड टू योर लाइकेन का फॉर्मेशन एंड मॉसेस और फॉर्न सेलीस। तो है ही। फिर इसके साथ अगर मैं और ग्राफ देखूँ तो ये जो है वो आपका कौन-सा ग्राफ है, जो कि अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने एरिया स्पेसिस रिलेशनशिप में बताया था। उन्होंने बताया था कि लेफ्ट मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे स्पेसिस है, जो राइट हैंड साइड है वो एरिया है। इसमें जो होगा वो आपका जो इक्वेशन है वो आपको पता होना चाहिए। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। जो दूसरी इक्वेशन है उसको आप कहीं न कहीं समझ सकते हो, y इज़ इक्वल्स टू mx प्लस में c के साथ। ठीक है? m जो होगा वो आपका स्लोप बता रहा होगा, x जो होगा वो कहीं न कहीं आपका x एक्सिस पे जो चीज़ है, ठीक है? देखो x एक्सिस वाली चीज़ क्या चीज़ है, आपकी एरिया है। जो आपका जो मेनली y एक्सिस पे है वो क्या है, आपका स्पीशीज़ डिस्टेंस है। हुई ना बात सही? और c जो है वो कहीं न कहीं आपका जो भी इंटरसेप्ट है, उसको बताएगा। तो आई थिंक अब आपको ये वाला चैप्टर, ये वाला लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा एंड आई विल परमानेंट श्योर कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत बेनिफिट करेगा। बच्चे एक दिन पहले इसको ज़रूर देखो, ज़रूर इस डायग्राम को समझो क्योंकि लगभग-लगभग क्या मैंने सारे ही डायग्राम इसमें आपके इंक्लूड कर दिए। जो-जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगे वो सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब आपको इतना अच्छा, इतना बेनिफिट मिल रहा है इस लेक्चर का, तो क्यों ना आप इसको ढेर सारा बेनिफिट उठाओ एंड अच्छे-अच्छे, बढ़िया-बढ़िया नंबर लेके आओ। एटलीस्ट 99 नंबर तो लेके ही आओ। 1 नंबर मैं इसलिए कटवा रही हूँ क्योंकि बायो में कभी भी किसी भी बच्चे के फुल नंबर आते नहीं है। तो मिलते हैं बच्चे आज के लाइव सेशन में बिल्कुल शाम में, अभी 2 या 4 बजे, जब हम पूरा बायो डिस्कस करेंगे एंड लाइन टू लाइन लाइव लेक्चर में हम शेयर कर रहे होंगे कि कौन-कौन से क्वेश्चन जो है वो आपके आएँगे। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि मैं आपको 85% या 95% तक आपका पूरा पेपर रिवील करवा दूँगी। जिस तरीके से मैंने केमिस्ट्री का रिवील करवाया था, बिल्कुल सेम तरीके से मैं बायो का आई एम परमानेंट श्योर कि रिवील करवाऊँगी एंड कल जब आप उन्हीं क्वेश्चन को देखोगे तो आपकी खुशी एकदम अलग होगी। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में आज शाम को बायो के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।